चेक। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग? आज की क्लास में हम लोग बहुत ही मजेदार रिवीजन करने वाले हैं अपना पूरा का पूरा चैप्टर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या आप इस रिवीजन के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस रिवीजन? दोस्तों, ये रिवीजन बहुत डिटेल्ड रिवीजन होने वाला है। हम लोग मैक्सिमम 1 hour 45 minutes में पूरे के पूरे मैनेजमेंट चैप्टर का जो है रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का ये रिवीजन होने वाला है तो उम्मीद है आपने इसके पहले पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, जहां पे जा करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उससे आपको ये नोट्स की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि आपको ये एग्जाम में दी अल्टीमेट सोल्यूशन है आपका। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, आप नीचे जाकर के चेक कर सकते हैं और उसके लिए बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मेरी बात सुनिए सर। शुरू करेंगे हम जो रिवीजन है वो पूरा का पूरा बिना किसी देरी के। चलो गाइस, ऑल राइट, जस्ट 1 सेकेंड। पहले बताओ चैट पे तुम लोग आ गए? जल्दी जल्दी चैट पे बताओ तुम लोग आ गए सब लोग? हाँ जी। ठीक है। चलो, ऑल राइट गाइस, आई थिंक यू आर हियर। लेट्स बिगिन आवर टुडेस क्लास। क्या करने वाले हैं सर? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन। दोस्तों, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर एक गो में रिवाइज करेंगे। शुरू होता है आप लोगों का सेक्शन नंबर 88 से और ये जाके खत्म होता है 122 पे। अब राजा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर 96 से लेकर के 122 कराऊंगा, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद 88 से 95 कराऊंगा, जो आपका बैलेंस का पार्ट है। हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 96 से और उसके बाद वापस हम लोग 88 से आ जाएंगे। अब दोस्तों मेरी बात सुनना ध्यान से, सेक्शन नंबर 96 क्या कहता है? 96 से शुरू होता है आपका जनरल मीटिंग्स की बातें, जहां पे हम लोग बहुत सारी बात करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम के बारे में। सर मेरी बात सुनना, कितने मीटिंग होते हैं? दो तरह की मीटिंग होते हैं, एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एक होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम के बारे में लिखा है सेक्शन 96 में, और ईजीएम के बारे में लिखा है सेक्शन 100 में। 96 कहता है एजीएम जो होता है वो एजीएम विल बी कंडक्टेड, उसमें 3 कंडीशन आते हैं। पहला, इट शुड बी कंडक्टेड ईच ईयर, हर साल होना चाहिए। दूसरा, एजीएम जो है, इट शुड नॉट, द गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स, तो एजीएम के गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, सर एजीएम कब होगा? अगर आप फर्स्ट एजीएम की बात करो तो वो 9 महीने के अंदर, और उसके बाद के एजीएम 6 महीने के अंदर होने चाहिए। तो 3 कंडीशन, पहला हर साल होना चाहिए, दूसरा 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरा सर एजीएम जो है इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इधर विद फर्स्ट एजीएम जो है 9 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट एजीएम जो है 6 महीने के अंदर। अब सर मेरे को एक बात बताओ, आप जिस साल इनकॉर्पोरेट हुए, मान लो सर मैंने अपनी कंपनी बनाई तो 1 अक्टूबर 2025 को, मेरे को बताओ मेरा पहला साल क्या हो गया? मेरा पहला साल हो गया 2025 2026। तो मेरे को बताओ, आपने बोला सर हर साल मीटिंग करनी पड़ेगी। अब जो आपने कहा ईच ईयर, यहाँ पे ईच ईयर का मतलब क्या है? इट मींस ईच कैलेंडर ईयर। आपको हर कैलेंडर ईयर करना है सर। ईच ईयर का मतलब ईच फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ईच कैलेंडर ईयर है। तो भैया अगर कैलेंडर ईयर है तो मेरे को एक बात बताओ, तो मैं 2025 वाला जो कैलेंडर ईयर है उसमें तो मैंने जनरल मीटिंग किया ही नहीं। तो लॉ ने कहा, इसीलिए लॉ ने कहा कि आपको बोला जा रहा है इफ फर्स्ट एजीएम इज नॉट हेल्ड एज अफोरसेड, मतलब ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला एजीएम, फर्स्ट एजीएम जो है ऊपर जैसे लिखा वैसे कंडक्ट कर लिया, तो नो एजीएम इज नेसेसरी इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर मेरी बात सुनो, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है मेरे एग्जांपल में? 2025। उससे पहले कोई एजीएम नहीं किया। लॉ ने कहा अगर तूने फर्स्ट एजीएम बराबर कर दिया, फर्स्ट एजीएम मतलब इसका फर्स्ट एजीएम होगा 31 दिसंबर 2026 के पहले पहले, 31 दिसंबर 2026 के पहले फर्स्ट एजीएम कर लिया, तो लॉ ने कहा भैया उस केस में क्या हो जाएगा, आपको ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले साल कोई एजीएम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? राजा आपको एक्सटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेशल रीजंस की वजह से 3 महीने तक का मिल सकता है, पर फर्स्ट एजीएम में नहीं मिलेगा, सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलेगा। फर्स्ट एजीएम में नहीं मिलेगा, सब्सिक्वेंट एजीएम में आपको मिल जाएगा। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। अब कुछ और छोटी बात है सर, मेरे को बताओ टाइम क्या होगा, कब होगा आपका एजीएम? बिजनेस आवर्स के दौरान।
दौरान कमेंस हो जाना चाहिए। और एजीएम शेल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, 9 बजे से 6 बजे के बीच में, 9 AM to 6 PM, और एंड इट शुड नॉट बी कॉल्ड ऑन द नेशनल हॉलीडे। सर नेशनल हॉलीडे में आप नहीं बुलाओगे सर? नेशनल हॉलीडे में संडे आता है क्या? नहीं सर। नेशनल हॉलीडे में 3 ही दिन आते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और सर पोंगल, दिवाली, होली, क्या सर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये 3 दिन आते हैं बस। उसके अलावा कोई भी नेशनल हॉलीडे नहीं होता। संडे नेशनल हॉलीडे में नहीं आता है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो टाइम क्या बोला? 9 बजे से 6 बजे। सर मैंने एक मीटिंग बुलाई जो शाम को 5 बजे शुरू हुई और मीटिंग खत्म हुई रात के 8 बजे, क्या ये मीटिंग वैलिड है? चलो मीटिंग खत्म हुई रात के 12 बजे, क्या ये मीटिंग वैलिड है? रात के 12 बजे मीटिंग खत्म हुई, बुलाई कब थी मैंने? सुबह के 5 बजे, और खत्म हुई रात के 12 बजे। सर ये बिल्कुल भी मीटिंग वैलिड है? क्यों? हमको किस समय बुला रहे उससे मतलब है, कब खत्म कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, हमको कॉलिंग टाइम से मतलब है, जो क्या हो गया आपका 9 से 6 बजे के बीच में। उसके बाद दोस्तों मेरे को बताओ एजीएम करोगे कहां पे? सर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर मैं जनरल बात करूं तो एजीएम तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है, या आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के सिटी टाउन विलेज के लोकल लिमिट्स के अंदर होता है, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी टाउन विलेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। पर दोस्तों अगर हम बात करें अनलिस्टेड कंपनी की, तो अनलिस्टेड कंपनी जो है ना, एजीएम कहीं भी इंडिया के अंदर जहां चाहे, मान लो गोवा में करना है, कहीं भी करना है, वो वहां जाके कर सकते हैं। लेकिन सर वो मीटिंग बुलाने के पहले प्रायर, मैंने क्या बोला? प्रायर, तुमने सुना नहीं, मैंने बोला कि प्रायर रिटन कंसेंट लगेगा ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस, सारे के सारे मेंबर्स का प्रायर रिटन कंसेंट लगेगा। उसके बाद सर बात करते हैं एजीएम ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो, या सिटी टाउन विलेज के लिमिट्स में कर लो, या इंडिया में जहां भी करना चाहो कर लो, जहां पे सीजी अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान लो सीजी बोलेगा मेरा दिल्ली में ही मीटिंग होगा, तो दिल्ली में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर ये 3 चीजें क्या होगी? पहला वाला नॉर्मल कंपनी के लिए प्लेस, दूसरा अनलिस्टेड कंपनी के लिए, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्वेश्चन आते हैं सर। ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने मार्क करवा रखे। आप लोगों के पास अगर एडिशन 3 हो या उसके पहले का हो तो शायद ना मिले, ये नई चीज है जो मैंने कर रखी है, तो आप लेटेस्ट बुक्स सब ऑर्डर करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो भी कोई बात है, आप इसको लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते, मेरी बात ध्यान से सुनो। 97 और 98 क्या कहते हैं? 97 कहता है कि अगर आपने एजीएम बुलाने में अगर क्या कर दी, गलती कर दी, या फिर आप एजीएम नहीं बुला रहे हो, तो कौन बुला सकता है सर? एजीएम ट्राइब्यूनल बुला सकता है। क्यों सर? ट्राइब्यूनल को क्या खुजली है? ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ मेंबर, किसी मेंबर ने अगर एप्लीकेशन दिया है तो ट्राइब्यूनल जो है एजीएम बुलाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ट्राइब्यूनल ने एजीएम बुलाया तो वो अपने ऑर्डर में ये डायरेक्शंस में ये बोल सकता है कि अगर एक मेंबर भी आया या एक प्रॉक्सी भी आया, एक मेंबर भी आया, एक प्रॉक्सी भी आया, तो भी क्या मान लिया जाएगा? एजीएम मान लिया जाएगा। ये अपने डायरेक्शन में लिख सकते हैं, बड़ी बात है सर। वैसे तो मीटिंग के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं ना, मेंबर्स चाहिए होते हैं, पर एक मेंबर भी आ गया या एक प्रॉक्सी भी आ गया तो ये मीटिंग वैलिड हो जाएगा। ऐसा वो ट्राइब्यूनल चाहे तो अपने ऑर्डर में लिख सकता है, और ये जो एजीएम होगा ये डीम्ड एजीएम ऑफ द कंपनी माना जाएगा। सर ये क्या हो गया? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया एजीएम बुलाने में, तो मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे ट्राइब्यूनल बुला सकता है, और जैसा उसको ठीक लगे वैसा बुलाएगा। सिमिलरली सर एजीएम बुलाने में अगर आपने डायरेक्ट आप फेलियर हुआ, अगर आपने ईजीएम नहीं बुलाया, बिकॉज इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल एन ईजीएम। क्यों सर? ईजीएम बुलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग चाहिए होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग ही नहीं कर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो लॉ ने कहा भैया अगर इम्प्रैक्टिकेबल है ना, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर देगा सुओ मोटू, और ऑन एन एप्लीकेशन बाय द डायरेक्टर और मेंबर, जो भी एप्लीकेशन दे, या तो खुद से या किसी के कहने पे वो क्या करेगा? एक ईजीएम बुलाएगा, और उसके लिए जो भी डायरेक्शन लगे वो डायरेक्शन देगा। उस डायरेक्शन में ये भी लिख सकता है कि एक मेंबर या एक प्रॉक्सी आया तो भी वैलिड एजीएम हो जाएगा। मतलब सर ट्राइब्यूनल को बहुत ज्यादा पावर दे रखा है एजीएम और ईजीएम को लेकर के। अरे तुमको मेरी बात समझी क्या? ये सर। उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 99 में। सेक्शन नंबर 99 किसके बारे में बात करता है? वो कहता है अगर आपने 96, 97, 98 तीनों में से किसी सेक्शन का भी कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब खुद से एजीएम नहीं बुलाया, ये ट्राइब्यूनल ने बोला एजीएम बुलाने नहीं बुलाया, ट्राइब्यूनल ने बोला ईजीएम बुलाने नहीं बुलाया, तो आपको 1 लाख रुपए लगेंगे और दिन के 5,000 रुपए दिन के लगेंगे। 1 लाख रुपए और दिन के 5,000 रुपए, 1 लाख रुपए और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए दिन के 5,000 रुपए कंपनी को और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। अरे समझे क्या? अब उसके बाद आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 100। 100 क्या कहता है सर? बताना जरा। 100 बात करते हैं ईजीएम के बारे में। आप लोग चाहो तो क्लास के नोट्स ओपन करके रेफर कर सकते हो। मेरे को बताओ सर 100 बात करते हैं ईजीएम के बारे में। दोस्तों प्लीज मेरे को बताना, ईजीएम 2 लोग बुला सकते हैं, कौन? पहला तो कौन बुला सकता है? पहला आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। आप लोग अगर स्क्रिबल रिवीजन देखना चाहे ना, स्क्रिबल मतलब जहां पे मैंने चार्ट बनवा बनवा के लिख लिख के करवाए, तो आप इसके पिछले वाले का जो आपका आरआर पिछला वाला था, वो आरआर आप देख सकते हैं, उसमें आपको स्क्रिबल रिविजन भी मिल जाएंगे। अभी आपके पास दोनों ऑप्शन रहे, इसलिए ये वाला इस फॉर्मेट में रिविजन होने वाला है। बच्चों ने बताया ये फॉर्मेट भी बहुत ज्यादा उनके लिए प्रोडक्टिव होता है। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम योर समरी नोट्स बिकॉज वी वांट टू रिटेन द लैंग्वेज एंड हाउ टू राइट इट। तो दोस्तों सेक्शन नंबर 100 किसके बारे में बात करते हैं?
सर सेक्शन नंबर 100 बात करता है किसके बारे में? आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में, ईजीएम के बारे में बात करता है। ईजीएम के बारे में क्या कहता है सर? ये कहता है कि अगर बोर्ड चाहे तो जब मर्जी उसको वो ईजीएम बुलाएगा। और ईजीएम कहां पे रखेगा सर? हमने बोला है देख, एजीएम तो तेरे को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है, पर ईजीएम तो इंडिया के अंदर कहीं पे भी रख ले, हमको चलेगा। पर सर इंडिया के बाहर जा सकते क्या? नहीं, जनरली इंडिया के बाहर नहीं जा सकते। पर अगर आप एक कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के, किसके? कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के, अगर आप एक होली ओन सब्सिडरी हो, क्या हो राजा? अगर आप एक होली ओन सब्सिडरी हो तो आप इंडिया के बाहर जा सकते हो। क्या कहा मैंने? अगर कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के होली ओन सब्सिडरी हो, मतलब सर मान लो अगर एक कंपनी है टेस्ला आईएनसी, उसने इंडिया में एक कंपनी खोला टेस्ला प्राइवेट लिमिटेड, और ये टेस्ला प्राइवेट लिमिटेड में 100% शेयर ये कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का है। तो मेरे को बताओ, इसकी मीटिंग जब आप करने वाले हो तो इसको इंडिया में मीटिंग करने के लिए फोर्स करके क्या फायदा होने वाला? इसका पूरा शेयर होल्डर तो बाहर है और उसके भी शेयर होल्डर और बाहर है। तो हमने कहा भैया इसको इंडिया के बाहर जाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक होल्ली ओन सब्सिडरी हो, 60% भी नहीं चलेगा, 100% चाहिए सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, बोर्ड जब अपना मीटिंग बुला रहे, सुनो मेरी बात, बोर्ड बुलाएगा तो आप कहीं पे भी रख सकता है वो, और अगर होल्ली ओन सब्सिडरी है तो इंडिया के बाहर भी रख सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गया जब बोर्ड सुओ मोटो बुला रहा है। पर कभी कभी क्या होता है, बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को एक मीटिंग बुला के दे। उस केस में क्या होगा सर? बोर्ड को आएगा एक रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब कुछ छोटे मोटे शेयर होल्डर मिल करके जाएंगे और बोर्ड को बोलेंगे मेरे को एक जनरल मीटिंग बुलाना है। सर एजीएम तो होगा नहीं, तो ईजीएम ही बुलाना है। अब सर ये जो लोग जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी क्या ताकत होनी चाहिए? सर इन्होंने कहा डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो हमने भैया बोला 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दे दो। पर अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो हमने कहा 10% ऑफ वोटिंग पावर दे दो। सर 110 लिखा है पर 10% बोलोगे चलेगा, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 10% ऑफ वोटिंग पावर। अब सर ये जब आप जाकर के बोर्ड, आप किसको रिक्वेस्ट करोगे? बोर्ड को। बोर्ड मतलब सीधा डायरेक्टर की मीटिंग में घुस जाओगे क्या? नहीं सर, बोर्ड मतलब आप क्या करोगे, आप कंपनी को भेजोगे रिक्विजिशन। सर ये कंपनी को जो रिक्विजिशन भेजोगे ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजोगे, और वहां पे आप सारे मैटर्स लिखोगे कि क्या मीटिंग में हमको क्या डिसाइड करना है, इसमें सारे लोग साइन करेंगे और आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज दोगे। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुनना। अब आगे क्या होगा सर? अब मीटिंग बुलाई जाएगी, कंपनी को मीटिंग बुलाना है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आएगा, जिस दिन ये रिक्विजिशन रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचा, जिस दिन ये रिक्विजिशन रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचा उस दिन क्या होगा सर? मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके 21 डेज के अंदर, उसके 21 डेज के अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा मीटिंग का। विद इन 21 डेज यू विल हैव टू कॉल द मीटिंग की मीटिंग है, आ जाओ। और उसी दिन के रजिस्टर्ड ऑफिस के 45 डेज के अंदर आपकी मीटिंग होनी भी चाहिए। 45 डेज के अंदर आपकी मीटिंग हेल्ड भी होनी चाहिए। किस दिन से सर? जिस दिन रिक्विजिशन आया उसके 21 दिन में मीटिंग बुलाओ, 45 दिन में मीटिंग होल्ड करो। पर दोस्तों अगर आप ये 45 दिन में नहीं होल्ड कर पाए तो इसी दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर, इसी दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर क्या होगा कि जो रिक्विजिशनिस्ट है वो पावर ले लेंगे मीटिंग बुलाने के लिए। मतलब अगर आपने 45 दिन के अंदर अंदर मीटिंग नहीं बुलाया तो उसके बाद 3 महीने के अंदर आपके रिक्विजिशनिस्ट जो है वो पावर ले लेंगे मीटिंग बुलाने के लिए। सर एक चीज ध्यान रखना, ये जो तीनों टाइमलाइन है 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ, ये शुरू पूरे एक ही जगह से होता है। वो क्या है? जिस दिन आपका वैलिड रिक्विजिशन रजिस्टर्ड ऑफिस पहुंचा उस दिन से शुरू होता है। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ऑन फेलियर ऑफ द बोर्ड टू कॉल सच मीटिंग, रिक्विजिशनिस्ट में कॉल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन एंड इट शैल बी हेल्ड इन सेम मैनर एज इट इज कॉल्ड। उसके बाद मैंने क्या कहा सर? आगे देखो, reasonable expenses of such meeting shall be reimbursed by the requisitionist by the company and such sum shall be deducted from remuneration under section 197। मतलब क्या सर? आपने जो भी, अगर मान लो कंपनी ने नहीं बुलाया, अगर कंपनी ने क्या नहीं बुलाया, कंपनी ने अगर नोटिस देकर के मीटिंग नहीं बुलाई तो उस केस में कौन बुलाएगा? जो लोग रिक्विजिशनिस्ट थे। सर समझ लो तुम सन ऑफ सरदार थे, कुछ सन ऑफ सरदार थे, उन्होंने बोला हमको क्या करना है, हम लोगों को मीटिंग बुलाना है। तो अगर कंपनी ने नहीं बुलाया ना तो 3 महीने के अंदर सन ऑफ सरदार खुद से मीटिंग बुलाएंगे। पर मीटिंग के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा। सर नोटिस का खर्चा आएगा, तो एक बार तो खर्चा कर लेना, पर खर्चा करने के बाद तुम कंपनी से क्या करवाना? रीइंबर्स। और कंपनी से रिम्बर्स करवाए ना तो उसके बाद कंपनी क्या करेगी? खर्चा डायरेक्टर की सैलरी में से काटेगी, जो 197 में उनको सैलरी मिलता है उसमें से पैसा काटा जाएगा। अरे समझे क्या मेरी बात? हाँ जी सर। उसके बाद आगे मेरी बात ध्यान से सुनते जाना सर। बहुत सारी बातें इन्होंने एजीएम के नोटिस के बारे में कही है। तुम लोग ध्यान से सुनते जाना क्या कहा है दोस्तों। सबसे पहला, जब आप नोटिस भेजोगे इट शुड बी विद इन 20, इट शुड गिव 21 क्लियर डेज प्रायर टू ईजीएम। सर नोटिस राइटिंग में होगा या इलेक्ट्रॉनिक में होगा, और 21 क्लियर डेज पहले जाएगा। सर ये 21 क्लियर डेज और ऊपर के 21 डेज में फर्क है। क्या फर्क है? इधर देखो सर ध्यान से। मैंने क्या कहा? फर्क ये है कि भैया जिस दिन तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस में आया उसके 21 डेज के अंदर तुम नोटिस सेंड कर रहे हो, मतलब तुम मीटिंग बुला रहे हो, मतलब तुमने इतने दिन में मीटिंग का एक डेट बताया। नोटिस जो भेजोगे ना
नोटिस जो तुम भेजोगे ना, वो नोटिस मीटिंग के 21 क्लियर डेज पहले पहुंच गया होना चाहिए। सर ये दोनों में छोटा सा फर्क है कि 21 डेज के अंदर आपको मीटिंग बुला लेनी है। आप मतलब 5 दिन के अंदर भी मीटिंग बुलाओगे ना चलेगा, पर जब मीटिंग बुलाओगे उस दिन से लेके एग्जैक्ट डेट ऑफ मीटिंग तक 21 क्लियर डेज का टाइम होना चाहिए। ये फर्क समझ लेना राजा। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने ये कहा कि भैया मीटिंग कहां पे होगा। सर सब कुछ नॉर्मल है, प्लेस डेट डे एंड आवर सब कुछ उसमें आपका लिखा होगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा और सेम सिटी टाउन विलेज में होगा। एक बड़ी बात सुनना सर, ईजीएम की ही बात करूं, अगर बोर्ड बुला रही है तो उसको जहां मर्जी वो बुलाएगा, पर अगर रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे, अगर रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे बोर्ड बुला रहे हैं ना, तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। ये आपके एनी प्लेस इन इंडिया में नहीं होगा, ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा। समझे क्या मेरी बात। उसके बाद सर अगर आप अपने मीटिंग में एसआर पास करवाना चाह रहे हो तो 114 वाला नोटिस दो, ये 114 में अपन आगे पढ़ेंगे। और दूसरा सर, ये सारा जो नोटिस का नोटिस है ना, इट शैल बी साइंड बाय ऑल द रिक्विजिशनिस्ट, उनको साइन करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला रहे हैं तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैंने क्या कहा, नोटिस शैल बी गिवन टू दोज मेंबर्स हुज नेम अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर विद इन 3 days ऑफ रिसीट ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन। मतलब सर इस दिन वैलिड रिक्विजिशन आया, 21 डेज के अंदर मीटिंग कॉल करना है, तो आप इस दिन से लेके 3 दिन के अंदर जो भी आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर है उन सबको आप क्या कर दोगे, उन सबको आप नोटिस भेज दोगे। उसके बाद सर अगर मीटिंग नहीं बुलाया गया, अगर आप 45 डेज के अंदर मीटिंग नहीं बुला पाए तो आप क्या करोगे सर, अगर आपने मीटिंग कन्वीन नहीं किया तो आप यानी कि कंपनी सारा का सारा डिटेल्स रिक्विजिशनिस्ट को देगी। क्या डिटेल्स, लिस्ट ऑफ मेंबर, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस और कितने शेयर्स वो होल्ड करते हैं। और ये डिटेल कंपनी कब देगी, द कंपनी इज बाउंड टू गिव सच इंफॉर्मेशन एज ऑन 21st डे फ्रॉम द रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। मतलब सर 21 दिन बीत गए, आपने मीटिंग नहीं बुलाया, मतलब आपको समझ आ गया मीटिंग तो हम लोग नहीं बुलाने वाले, तो उस दिन के अंदर आप क्या करो, उस दिन का डिटेल आप क्या करो, उस दिन का डिटेल आप सारा का सारा रिक्विजिशनिस्ट को ट्रांसफर कर दो। सर मेरी बात समझे क्या, फ्रॉम एंड perform together with such changes if any before the expiry of 45 days of such receipt। आपको 45 डेज के अंदर आपको ये देना पड़ेगा। उसके बाद सर मोड क्या होगा, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। और एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक बार आप लोगों के लिए समराइज कर दूं, ये देख लो भैया, ये आप लोगों का टाइमलाइन है। जिस दिन रजिस्टर्ड ऑफिस में वैलिड रिक्विजिशन आया उसके 3 दिन के अंदर का आप क्या निकालो, डिटेल निकालो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में कौन कौन लोग हैं। उनको 21 डेज के अंदर नोटिस भेजो, 21 डेज के अंदर नोटिस भेज के बोलो तुमको मीटिंग में आना पड़ेगा, जो मीटिंग 45 डेज के अंदर होना चाहिए। और ये नोटिस का कम से कम आपने 21 क्लियर डेज दिया होना चाहिए। पर अगर आपने 21 डेज के अंदर मीटिंग नहीं बुलाया तो आपका पावर चला जाएगा रिक्विजिशनिस्ट के पास। आपको रिक्विजिशनिस्ट को देना पड़ेगा बहुत सारा डिटेल। आपको देना पड़ेगा 21st डे पे मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर का डिटेल देना पड़ेगा आपको। और ये कब तक दोगे, ये 45th डे के पहले पहले दे दोगे आप, ताकि आप रिक्विजिशनिस्ट क्या कर सके, अब रिक्विजिशनिस्ट नोटिस भेजेगा मीटिंग का, जिसमें वो क्या करेगा सर, जिसमें वो बोलेगा कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस में एक मीटिंग रख ले, तुम लोगों को आना है, पर ये 3 महीने के अंदर अंदर ही कर सकता है। ये 3 महीना भी कब से शुरू होगा सर, सारे डेट्स यहाँ पे ये रजिस्टर्ड ऑफिस में वैलिड रिक्विजिशन आने से डेट है, जब आया उस दिन से ये सारे डेट्स काउंट हो रहे हैं। सर आपको मेरी बात समझ में आई क्या। बस ये 21 क्लियर डेज जो है ना, 21 क्लियर डेज ये कब काउंट हो रहे हैं, मीटिंग के 21 क्लियर डेज पहले, पर बाकी सब आपके रजिस्टर ऑफिस के डेट से काउंट हो रहे हैं। सर ये समझे क्या, समझे क्या। दीपांशु कह रहे सर 21 डेज में तो प्रोसीड करना है ना। सर देखो 21 डेज में प्रोसीड करना है, पर जब नहीं प्रोसीड कर पाए तो उसके आगे आने वाले कभी भी कोई भी दिन में 21st डे का रजिस्टर ऑफ मेंबर निकालो और वो भेज दो किसको, आप अपने रिक्विजिशनिस्ट को भेज दो। समझे। यस सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का पूरा ये वाला सेक्शन हो गया, सेक्शन नंबर 100। अब मेरी बात आगे सुनते जाना सर। 101 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ द मीटिंग। सर आपको मीटिंग का नोटिस देना पड़ता है, बताओ कितने समय का। सर आपको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। पर सर क्या आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, शॉर्टर नोटिस मतलब कम समय का। हाँ सर, डिपेंड करता है एजीएम है कि ईजीएम है, एजीएम है कि ईजीएम है, एजीएम है कि ईजीएम है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बात करें एजीएम की, प्लीज इधर ध्यान से सुनो। सर एजीएम के लिए शॉर्टर नोटिस अगर आपको देना है तो आपको समझना पड़ेगा 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। जितने भी आपके टोटल मेंबर्स है एजीएम में, उसके 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट अगर आपको अप्रूव कर देंगे तो आप 21 क्लियर डेज से कम का शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, बट कंसेंट लेना पड़ेगा, प्रायर कंसेंट। सर ये एजीएम का है, 95% ऑफ मेंबर्स, नंबर्स को गिन रहे हो। पर अगर आप ईजीएम की बात करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करना राजा, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो हमको डुअल मेजोरिटी लगेगी। सर डुअल मेजोरिटी मतलब क्या, नंबर ऑफ मेंबर्स में मेजोरिटी और उनका पेड अप शेयर कैपिटल में 95%, तो हमको चाहिए मेजोरिटी नंबर्स हैविंग 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। पर
अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो हमको सिर्फ लगेगा 95% ऑफ द वोटिंग पावर, तब जाके हम शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। सर याद करो क्या कहा मैंने ये कहा शॉर्टर नोटिस के लिए डिपेंड करता है आप एजीएम है कि ईजीएम है। सर एजीएम अगर है तो 95% ऑफ मेंबर्स चाहिए, ईजीएम अगर है तो डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि नो शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो डुअल मेजोरिटी, हमको नंबर्स में मेजोरिटी चाहिए और साथ साथ में 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, और नो शेयर कैपिटल है तो हमको 95% ऑफ वोटिंग पावर चाहिए। मतलब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर एक कंपनी अपना ईजीएम बुलाना चाहती है और ईजीएम बुलाने के लिए उसको 14 क्लियर डेज का नोटिस भेजना है, शॉर्टर पीरियड का नोटिस भेजना है, उसके कंपनी में 100 मेंबर है जो 100 करोड़ का शेयर होल्ड करते हैं, 100 करोड़ का शेयर होल्ड करते हैं, उसमें से सर 40 मेंबर्स जिनके पास 98 करोड़ के शेयर है उन्होंने शॉर्टर नोटिस के लिए अप्रूव कर दिया। बोले जा करण जीत अपनी जिंदगी, तू 14 क्लियर डेज का नोटिस भेज दे। और ये कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। मेरे को बताओ क्या शॉर्टर पीरियड नोटिस जा सकता है? क्या शॉर्टर पीरियड नोटिस जा सकता है? द आंसर इज नो सर। हमको मेजोरिटी नंबर से 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए होता है, तो 95% तो आ गया मिनिमम, पर मेजोरिटी होता है 51 मेंबर्स, यहां पे सिर्फ 40 मेंबर्स है। आप शॉर्टर पीरियड नोटिस नहीं भेज सकते, आप शॉर्टर पीरियड नोटिस नहीं भेज सकते। सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों का प्रोविजन हुआ 101 का बेसिक। अब उसके बाद आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे मैंने क्या कहा सर? हाँ सर, आगे मैंने क्या कहा? जब आप 21 क्लियर डेज देखोगे तो क्लियर मतलब क्या सर? क्लियर मतलब उस दिन बादल नहीं होंगे तभी नोटिस भेजना? अरे नहीं भाई, क्लियर मतलब जिस दिन तुमने नोटिस भेजा और जिस दिन सामने वाले को रिसीव हुआ वो दोनों दिन को काउंट नहीं करना, सामने वाले को रिसीव को काउंट नहीं करना। अरे सर जिस दिन आपने भेजा और जिस दिन आपका मीटिंग है वो दोनों दिन काउंट नहीं करना। द डेट ऑफ द सेंडिंग ऑफ द नोटिस, द डेट ऑन विच नोटिस इज सर्व्ड एंड द डेट ऑफ द मीटिंग शैल नॉट बी काउंटेड। डेट ऑन द विच द नोटिस इज सर्व्ड मतलब जब आपने डिस्पैच करने के बाद सर्व हुआ उस दिन को छोड़ दो, और उसके बाद अगर आपका मीटिंग है। सर मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक नोटिस भेजा था, ध्यान से सुनना सर, मैंने एक मीटिंग थी मेरी 25 अगस्त को, मैंने नोटिस भेजा था 1 अगस्त को, और ये नोटिस सर्व हुई थी 10 अगस्त को। मेरे को बताओ इज इट अ वैलिड नोटिस? हाँ सर, मतलब सामने वाले को डिलीवर 10 अगस्त को हुआ था, ये मैंने पोस्ट से भेजा था, क्या ये वैलिड नोटिस है? 21 क्लियर डेज। अच्छा मेरी बात सुनना, इट इज एब्सोल्युटली अ वैलिड नोटिस। नालायको सुनो, 1 अगस्त को अगर आपकी मीटिंग है तो सर मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 अगस्त के बाद आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है जहां पे लिखा था 48 आवर्स में डीम्ड सर्व मान लिया जाता है, तो आपका 3 अगस्त को ये सर्व हो गया मान लिया जाएगा, और 3 अगस्त को एक्सक्लूड करोगे, 25 को एक्सक्लूड करोगे, 4, 5, 6 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको 21 डेज का टाइम मिल जाता है, आपको 21 डेज का टाइम मिल जाता है, 21 क्लियर डेज मिल जाते हैं अगर आप 4 अगस्त से 24 अगस्त तक एग्जैक्ट काउंट करोगे। अरे सर आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 21 क्लियर डेज हो जाएगा, एंड यस इट विल बी अ वैलिड नोटिस। सर ये क्या हो गया? ये आपके नोटिस का एक छोटा सा पॉइंट हो गया। सर नोटिस में आपको सब चीजें बतानी पड़ेगी, कब मीटिंग है, कहां मीटिंग है, क्या कितने समय का मीटिंग है, क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाले, ये नोटिस में बताना पड़ेगा। सर नोटिस किसको किसको भेजोगे? पागल लोगों को, MAD, M मेंबर्स, A ऑडिटर्स, D डायरेक्टर्स। और मेंबर्स की अगर बात कर ले, अगर कोई मेंबर का डेथ हो गया, डिजीज मेंबर हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका असाइनी, उनको क्या जाएगा राजा? नोटिस जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे नोटिस भेजने में कोई एक्सीडेंटल ओमिशन हो गई, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई, लॉ ने कहा उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। आगे बात करते हैं। सर मेरे को ये बताओ, क्या मीटिंग का नोटिस आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो? क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 4 पॉइंट लिखना है। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो? पहला पॉइंट, यस इट कैन बी सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बिकॉज इट इज स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब लीगली ये मोड अलाउड है। दूसरा सर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना चाहते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप कोई भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना चाहते हो तो उसमें आप एज अ टेक्स्ट अटैचमेंट या यूआरएल की तरह भेज सकते हो, जिसको मैं कहता हूं ताऊ। ताऊ की तरह मतलब क्या सर? टेक्स्ट अटैचमेंट और यूआरएल की तरह आप अपना नोटिस भेज सकते हो। तीसरा सर, जब आप ईमेल पे भेज रहे हो तो एड्रेस किसको करोगे? टू द एंटाइटल्ड पर्सन, जो भी मीटिंग में आने के लिए एंटाइटल्ड है उसको एड्रेस करोगे। चौथा सर, क्या ईमेल आईडी चेंज हो सकता है? साल में एक बार तो आप कम से कम ईमेल आईडी चेंज करना अलाउ होगा, और सब्जेक्ट लाइन आप प्रॉपर्ली लिखोगे। और उसके बाद सर ये जो नोटिस आपने भेजा इसको आपको अपने वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस ईमेल कर दिया, इसको आपको अपने वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा। सर ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने ईमेल किया 1 अगस्त सुबह 11 बजे, तो मेरे को बताओ इसको सर्व्ड कब मानेंगे?
अगर मैंने ईमेल किया 1 अगस्त को, तो इसको सर्व कब मानेंगे? ऑप्शन ए 3 अगस्त, ऑप्शन बी एक्चुअल सर्विस जब हुआ आगे चल के, ऑप्शन सी, क्या तुम बताओ भैया कब सर्व मानेंगे? अरे भैया ईमेल की बात है, इंस्टेंट सर्विस होता है ये, क्या आप कबूतर से चिट्ठी भेजी है क्या? हाँ, जब उड़ के पहुंचेगा तब डिलीवर मानेंगे? सर ईमेल भेजा है, इंस्टेंट सर्विस माना जाता है। क्या माना जाता है? ईमेल भेजोगे तो इंस्टेंट सर्व्ड माना जाता है। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, ये पॉइंट्स याद रखना, क्या कहा? स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड है। अटैचमेंट टेक्स्ट, या आप उसको किसकी तरह दे सकते हो? टेक्स्ट अटैचमेंट या यूआरएल की तरह। उसके बाद आपको साल में एक बार ईमेल आईडी चेंज करने का राइट देना पड़ेगा। इट विल बी एड्रेस्ड टू द एंटाइटल मेंबर्स, और उसके बाद आपको वेबसाइट में डालना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मोड के रिलेटेड पॉइंट्स है। सर आप मेरी बात समझे क्या? यस सर। मेरे को उसके बाद एक बात बताओ, क्या एक डायरेक्टर ईजीएम बुला सकते हैं? एक डायरेक्टर जनरल मीटिंग बुला सकते हैं? उसकी माने जनरल मीटिंग बुलाने का नहीं सर, जनरल मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं, मतलब सारे लोग मिलकर के। एक डायरेक्टर अकेले अलोन नहीं बुला सकता। वो एक डायरेक्टर को बुलाना है तो वो जाके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कन्विंस करेगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएगी, पर आप अकेले नहीं बुला सकते। सर उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर एक कंपनी ने आपको ईमेल भेजा, पर वो ईमेल आप तक नहीं पहुंचा, कुछ तो भी सर्वर में इशू था, आपका इनबॉक्स फुल था, इनबॉक्स फुल था, नया ईमेल आ नहीं पा रहा था। लॉ ने बोला वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ईमेल भेजा है और आपको नहीं मिल रहा है, कंपनी ने अगर अपनी तरफ से सक्सेसफुली अगर सेंड कर दिया, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी और उसके बाद नहीं बचती है। इट शैल नॉट बी द फॉल्ट ऑफ द कंपनी। सर समझे क्या? अगर किसी मेंबर ने गलत ईमेल एड्रेस दिया या फिर ईमेल एड्रेस दिया ही नहीं, तो उसमें भी कंपनी की कोई गलती नहीं है। सर उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने 21 क्लियर डेज की जगह आपने 19 क्लियर डेज का नोटिस भेजा, क्योंकि गलत है। हाँ सर गलत है। क्या आपने प्रायर अप्रूवल लिया था? नहीं सर, आपने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया था। आपने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या कर लिया? उनसे कॉन्डोनेशन फॉर डीले ले लिया। क्या ले लिया सर? क्या क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? हाँ, अरे कॉन्डोनेशन फॉर डीले, मतलब गलती, डीले के लिए माफी ले ली। क्या चलेगा? लॉ ने बोला नहीं भैया, इस तरह का कॉन्डोनेशन फॉर डीले का कोई भी प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये ध्यान रखना। अरे समझे क्या मेरी बात? ये सर, ये क्या हो गया? ये आप लोगों का 101 हो गया, जो बात करता है नोटिस के बारे में। 102 क्या कहता है सर? 102 कहता है आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है। जब भी आप कभी जनरल मीटिंग में एसआर पास करना चाहते हैं, तो वो एसआर पास करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा राजा? वो एसआर पास करने के लिए आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो देखो सर, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप लिखोगे क्या। आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखोगे क्या? सबसे पहले सर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है और आपका स्पेशल बिजनेस क्या होता है। स्पेशल बिजनेस सर आपकी 4 होती है। आप अगर क्या कहोगे सर, आप बताओ स्पेशल बिजनेस क्या होता है? सर स्पेशल बिजनेस 4 होते हैं ना, है ना? अरे सो के नहीं पढ़ो मालिक, मेरी बात सुनो। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, है ना? उसके अलावा सब स्पेशल होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है सर? एजीएम में होने वाली ये 4 चीजें आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस है। पहला, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन और बोर्ड का रिपोर्ट, कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना भी क्या है? आपका स्पेशल बिजनेस है। तीसरा, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप क्या करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, वो भी आपका क्या हो जाता है? ऑर्डिनरी बिजनेस हो जाता है। और चौथा, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट और उनकी तिहाड़ी डिसाइड करना, तिहाड़ी क्या, उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये क्या होता है सर? ये आपका ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होता है राजा। पहला 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसिडरेशन और बोर्ड का रिपोर्ट। दूसरा, डिविडेंड का डिक्लेरेशन। तीसरा, आपके डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। चौथा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन देयरऑफ। ये 4 चीजें आपकी क्या होती है? स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस होती है। उसके अलावा एजीएम में होने वाली सारी चीजें और ईजीएम में होने वाली तो सारी चीजें आपकी स्पेशल बिजनेस होती है, वो सारी ऑर्डिनरी नहीं होती है। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? सेक्शन 102 क्या कहता है? अब आपका अगर स्पेशल बिजनेस है, अगर आपका स्पेशल बिजनेस है, तो स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। पहले मैंने क्या कहा? एसआर के लिए स्पेशल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। तुमने कहा हाँ हाँ यस यस, अरे ओ भैया, स्पेशल बिजनेस के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है। सर वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या करोगे? मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें आपको 2 बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। हर एक आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस के लिए आपको ये 2 चीजें अटैच करनी पड़ेगी। पहला सर, पहला क्या है? ये जनरल डिस्क्लोजर है, जो कहता है पहला, the nature of interest in respect of each items of every director, manager, key manager person और relative। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन में आपके डायरेक्टर का, की मैनेजर पर्सन का या उनके रिलेटिव का क्या इंटरेस्ट है, चाहे फाइनेंशियल या अदरवाइज, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर जैसे कि मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर क्या कर रहा है, एक ए लिमिटेड करके, रिलायंस इंडस्ट्रीज ए लिमिटेड कंपनी करके ट्रांजैक्शन कर रहा है,
अब सर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए लिमिटेड में ना हमारा अनंत अंबानी जो है वो क्या है, अनंत अंबानी एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है, तो ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाके शेयर होल्डर एकदम सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा सर, कोई भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज नेसेसरी टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, any other information or fact that may enable to understand meaning, scope and implication of the items and take decisions, उसको हम क्या कहेंगे सर? उसको हम कहेंगे आपका आपका जनरल स्टेटमेंट। सर जनरल में दो चीजें आ रही है राजा, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा आपका अगर कोई मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने जिससे इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सके, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर ये दोनों चीजें डिस्क्लोज करना, पर अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, और नॉन डिस्क्लोजर की वजह से अगर किसी भी की मैनेजर पर्सन, डायरेक्टर या रिलेटिव को बेनिफिट अक्रू हुआ है ना, इट विल बी डीम्ड दैट सच पर्सन होल्ड सच बेनिफिट इन द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी एंड बी लायबल टू कॉम्पनसेट टू द कंपनी। मतलब ये माना जाएगा कि कंपनी के पैसे वो बस होल्ड करके रखा है, और बाद में उसको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, अगर तुम बिना डिस्क्लोजर के ये डील पास करवा लेते हो। जैसे कि सर तुमने बताया नहीं कि अनंत अंबानी का उस कंपनी में शेयर होल्डिंग है। अब अगर बाद में शेयर होल्डर को पता चल गया, तो जो कंपनी ने जो भी पैसा कमाया ना सामने वाले ने, वो माना जाएगा कि रिलायंस के ट्रस्ट में होल्ड कर रहे हैं, मतलब पैसे वापस करने पड़ेंगे और कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया? जनरल डिस्क्लोजर। अब उसके बाद आ जाओ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्या कहते हैं सर? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कहता है कि भैया अगर कोई भी आपका इंसान है, कोई भी आपका मैनेजर, की मैनेजर पर्सन है, जो मान लो क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है दो कंपनी के बीच में हो रहा है कोई ट्रांजैक्शन, और ये अगर एक स्पेशल बिजनेस है, तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई भी इस कंपनी का की मैनेजरल पर्सन या डायरेक्टर दूसरे कंपनी में अगर सर 2% या उससे ज्यादा 2% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है ना, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या कहते हैं सर? वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू अफेक्ट्स एनी अदर कंपनी, दो कंपनी के बीच में हो रहा है, देन द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर or key managerial person of the first mentioned company shall be set out in the explanatory statement if not less than 2% of the paid up share capital of that company। अगर आप 2% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हो, तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। सर 2% का लिमिट है, बहुत छोटा सा प्रोविजन है। जनरल डिस्क्लोजर में हमने बोला जो भी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियली अदरवाइज सब डिस्क्लोज कर दो, पर ये एग्जैक्टली स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सर समझे क्या मेरी बात? यस सर। उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद आप अगर चाहो तो कोई भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है, आप क्या करोगे सर? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पर रेफर कर रहे हो अपने नोट्स, अपने नोटिस में, तो आपको बताना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट कहां पे इंस्पेक्ट किया जा सकते हैं, व्हाट विल बी द टाइम एंड प्लेस वेयर यू कैन इंस्पेक्ट सच थिंग। सर अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो प्रमोटर, डायरेक्टर जो है वो लाइबल हो जाएंगे फॉर पेनल्टी विच इज हायर ऑफ 50,000 रुपीज और 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अक्रूड और टू देम। सर जो भी उनको बेनिफिट हुआ उसका 5 गुना या 50,000 बच्चा अगर हायर का, उनको क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगा। अरे समझे क्या मेरी बात? हाँ जी सर, समझ आ रहा है क्या आपको? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। ठीक है, आगे सुनो सर मेरी बात, क्या कहा मैंने? सर उसके बाद मैंने कहा सेक्शन 103 कोरम आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा सेक्शन है। कोरम किसके बारे में बात करते हैं? जब भी कोरम की बात है, कौन सा रम की बात है? कोरम की बात है, तो मत करना तुम कौन सा रम, शरम। जब कोरम की बात है तो तुम शर्म मत करना और पूरा प्रोविजन लिखना। क्या? अंटिल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, अंटिल एओए प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर। कोरम क्या होगा सर? पब्लिक का अलग, प्राइवेट का अलग। प्राइवेट में तो चिंदी है, दो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट मतलब खुद आना पड़ेगा, प्रॉक्सी के थ्रू नहीं, खुद आना पड़ेगा। पर सर अगर पब्लिक कंपनी की बात करें ना राजा, तो उस केस में क्या होगा? आपके कितने मेंबर्स होंगे डिपेंड करता है। अगर कंपनी में एग्जैक्ट 1000 मेंबर्स है, 1000 से ज्यादा नहीं है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, पर अगर 1000 से ज्यादा है 5000 तक तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, और 5000 से ज्यादा है तो सर आपके 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। आप देखो अगर एग्जैक्टली 1000 होगा तो फर्स्ट स्लैब में आओगे, एग्जैक्टली 5000 होगा तो आप सेकंड स्लैब में आओगे, और 5000 से ज्यादा होगा तो थर्ड स्लैब में आ जाओगे। ये ध्यान रखना सर। ये क्या हो गया? ये आपके कोरम का प्रोविजन हो गया राजा। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, कोरम कितने समय के अंदर आना चाहिए? सर कोरम हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स के अंदर आना चाहिए। अगर हाफ एन आवर के अंदर कोरम आ जाता है तो मीटिंग वैलिडली कंडक्ट हो जाएगी, पर अगर हाफ एन आवर के अंदर कोरम नहीं आता है तो डिपेंड करता है कौन सी मीटिंग है। अगर सर रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग है, किसकी वाली मीटिंग है? रिक्विजिशनिस्ट वाली। रिक्विजिशनिस्ट वाली मीटिंग मतलब क्या? आपने अगर रिक्विजिशनिस्ट के कहने पे मीटिंग बुलाई है, तो उस केस में अगर कोरम नहीं आता है ना, मीटिंग विल स्टैंड कैंसल्ड।
पर सर अदर केसेस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली नॉर्मल मीटिंग थी तो उस केस में क्या होगा, मीटिंग विल बी एडजर्न्ड टू द सेम डे नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब सेम टाइम सेम जगह, बस अगले हफ्ते आना और सेम डे पे आना। सेम डे अगले हफ्ते कैसे हो सकते हैं सर? सर आप सेम डे भी बोल रहे हो, अगले हफ्ते, अरे ओए सेम डे मतलब वेंसडे, अगले हफ्ते के वेंसडे को आ जाना। और सर ये आपका या तो उस समय पे एडजन होगा और सच अदर डेट एज द बोर्ड में भी, और एज सच अदर डेट एज द बोर्ड में प्रिस्क्राइब। अगर बोर्ड बोले नहीं भैया अगले हफ्ते नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो 15 दिन बाद आओ, तो 15 दिन बाद आना। लेकिन मेरी बात सुनना सर, क्या नोटिस देने की जरूरत है? सर अगर आपका एडजर्न मीटिंग है ना तो लॉ कहता है नोटिस दे देना भैया 3 दिन पहले, इधर इंडिविजुअली या तो एक एक करके ईमेल करवा देना या तो न्यूज़पेपर में छाप देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नोटिस दे देना। एक हल्का सा सबको पता चल जाना चाहिए एडजर्न मीटिंग का 3 दिन पहले। अब दोस्तों एडजर्न मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आया तो, आपने एडजेंट मीटिंग बुलाई अगले हफ्ते, उसमें कोरम आ गया, कोरम आ गया तो बहुत बढ़िया। पर अगर कोरम नहीं आया, मेरी बात सुनना, कैंसिल कर देंगे? नहीं सर, अगर एडजेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, देन द मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी डीम्ड टू बी कोरम। मेंबर्स प्रेजेंट विल बी डीम्ड टू बी कोरम, मतलब जो लोग आ रखे हैं उनको कोरम मान लिया जाएगा। सर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसमें 900 मेंबर है, उसमें कोरम कितने चाहिए होते हैं सर? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मेरे को बताओ, अगर एडजेंट पहली मीटिंग जब बुलाई आपने तो उसमें 3 लोग आए, तो क्या हो जाएगी सर? मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। तो सर एडजर्न मीटिंग में वापस से सिर्फ 3 लोग आए, तो मेरे को एक बात बताओ अब क्या होगा सर? जो मेंबर्स प्रेजेंट है ये 3 लोग, इनको आप कोरम मान लोगे। पर दोस्तों एक बात बताना जरा, अगर ये 3 लोग की जगह 2 लोग आए होते तो 2 लोग में भी कोरम हो जाता। सर अगर सिर्फ 1 लोग आया होता, एक इंसान आया होता तो सर मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी डीम्ड टू बी कोरम, मतलब एक जना भी आया होता ना तो हम लोग कोरम नहीं मानते। अरे मेंबर्स, यहां पे देखो लिखा है मेंबर्स, मेंबर्स में ऐसे भैया, ऐसे मेंबर्स प्रेजेंट में ऐसे भैया, आपको क्या करना पड़ेगा? एक से ज्यादा मेंबर लगेंगे तभी जाके आपका मीटिंग वैलिड होगा। अगर एक जन आएगा तो कोरम नहीं माना जाएगा। उसके बाद से मेरे को छोटी छोटी बातें बताओ ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोरम में गिरोगे क्या? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोरम में गिरोगे क्या? आपने चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ा था कि आपका इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो हर डिसीजन में वोट नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहां वोट करता है जो उसके राइट्स को अफेक्ट करता है, या वाइंडिंग अप के इवेंट पे वोट करता है, या अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रीपे करने की बात कर रहे हो तो वहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करता है। तो सिर्फ उन चीजों के लिए उसको कोरम में काउंट किया जाएगा, अदर चीजों के लिए उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। सर मेरे को बताओ, इसके साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट का पर्सन रिप्रेजेंटिंग की बात करते हैं। सर आपको मैं बता दूं, एक सेक्शन है आप लोगों का 112, एक सेक्शन है आपका 113। सर एक क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट किसी बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट किसी बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, ही विल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर। सिमिलरली अगर एक गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होल्डर होता है तो उनके नाम पे कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डर होता है प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का होते हैं गवर्नर। अब सर सीजी या एसजी मीटिंग में खुद नहीं जाकर के अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, और अगर उन्होंने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, ही विल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर, मतलब उसके पास हर वो अधिकार होगा जो एक मेंबर के पास होता है। तो सर जब ये लोग मीटिंग में आएंगे, क्या इन लोगों को कोरम में काउंट किया जाएगा? बताओ सर, डीम्ड एज अ मेंबर लिखा है तो इन लोगों को कोरम में काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि मेंबर ही है ना सर, तो इनको कोरम में काउंट कर लिया जाएगा। सर उसके बाद मेरे को बताओ, क्या क्या दो एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्या दो मेंबर, सॉरी क्या दो बॉडी कॉर्पोरेट एक ही मेंबर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं? मतलब बोला अडानी ने और रिलायंस ने, दोनों ने बिल गेट्स को बोला जा भाई तू अपना प्रॉक्सी है, जा जा तू अपना रिप्रेजेंटेटिव है, जा मीटिंग में जाके। सर दोनों मिलकर के एक जन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ सर, सर क्या प्रॉक्सीज को कोरम में इंक्लूड करोगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी प्रॉक्सीज को कोरम में इंक्लूड नहीं करोगे। सर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपने क्या पढ़ा? 103 कोरम। सर 103 कोरम के बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है हम आपका 105, पर अपन सीक्वेंस में जाएंगे तो अपना 104 क्या है सर? चेयरमैन ऑफ अ मीटिंग। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, कुछ भी नहीं है सर। हर मीटिंग में चेयरमैन होगा। चेयरमैन कौन होगा सर? मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे कि चेयरमैन कौन होगा। मेंबर्स विल सिलेक्ट इंटर से, मेंबर्स आपस में डिसाइड करेंगे। पहले तो डिसाइड करेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स, पर उससे भी पहले एओए बोल सकता है कि चेयरमैन कौन होगा। जैसे कि आपको मैं सिंपल सा फैक्ट बताता हूं, रिलायंस के एओए में पहले से लिखा है कि मुकेश अंबानी जो है वो हर मीटिंग का चेयरमैन बनेगा, बात खत्म, रफा दफा, कोई टेंशन नहीं। पर सर अगर एओए में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो मेंबर्स जो है ना, मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, वो अपने बीच में क्या बनाते हैं? एक चेयरमैन बनाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी ने पोल डिमांड कर लिया, बोले शो ऑफ हैंड से नहीं चलेगा, हमको पोल चाहिए, तो पोल डिमांड कर लिया ना चेयरमैन के लिए, तो क्या होगा? जो चेयरमैन इलेक्टेड है, शो ऑफ हैंड से जो इलेक्ट हुआ, वो क्या करेगा? आके पोल कंडक्ट करेगा। जब तक पोल खत्म नहीं हो जाता वो खुद चेयरमैन रहेगा, और उसके बाद जो बचा हुआ नया वाला चेयरमैन आया ना, वो आगे मीटिंग कंडक्ट करेगा। मतलब सर मीटिंग शुरू हुई, आपने पहले क्या किया? शो ऑफ हैंड से, शो ऑफ हैंड से राम को क्या बना दिया? चेयरमैन। आगे चल करके बात हुई नहीं भैया पोल चाहिए होगा, और पोल में सर अगर पोल कौन कंडक्ट करवाएगा? पोल राम जी जो है ना वो पोल खुद कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद अगर लखन जो है
लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण अगर इलेक्ट हो गया ना तो अब लक्ष्मण आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा उस मीटिंग को। पर राम कितने समय के लिए क्या थे, चेयरमैन थे इतने समय के लिए जब उन्होंने पोल कंडक्ट करवाया। अरे आप मेरी बात समझे क्या? यस सर, चेयरमैन का रोल क्या होता है? मीटिंग का डेकोरम, मीटिंग में पीस मेंटेन करना और कैसे आपकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ेंगे वो डिसाइड करना। सर चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है, सेकंड वोट होता है ओनली इफ एम्पावर्ड बाय एओए। अगर एओए वो पावर देगा तभी आपके पास कास्टिंग वोट होता है, बोर्ड मीटिंग के लिए भी, जनरल मीटिंग के लिए भी। सर समझे? कास्टिंग वोट या सेकंड वोट मतलब अगर टाई हो जाए तो उस केस में आपका जो बोर्ड मीटिंग है या जनरल मीटिंग है उसमें आपका चेयरमैन सेकंड वोट डालेगा। पहली बार तो वोट डाला ही था, उसके बाद सेकंड वोट डालेगा। सर एक बात बताऊं क्या, याद रखना, सेकंड वोट जो है ना वो पहले वोट से दूसरा हो सकता है। मतलब पहले वोट में चेयरमैन ने बोला हाँ, दूसरे वोट में चेयरमैन ने बोला ना, ऐसा हो सकता है सर, इसलिए आपने सेक्शन नंबर 104 बनाया। अब उसके बाद मेरी बात सुनो, 105 क्या कहते हैं? प्रॉक्सीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्रॉक्सीज क्या होते हैं? अगर मेंबर खुद पर्सनली प्रेजेंट नहीं हो सकता तो वो अपने बिहाफ में किसी प्रॉक्सी को भेजने के लिए एंटाइटल्ड है। सर एवरी पर्सन who is entitled to attend and vote can appoint another person as a proxy to attend on his behalf। पर याद रखना, प्रॉक्सी का राइट टू स्पीक नहीं होता, मीटिंग में वो कुछ भी नहीं बोल सकता, पर उसका पोल में वोटिंग राइट होता है बस। जब पोल हो रहा है ना तो वो वोट कर सकते हैं। देखो सर मीटिंग में दो तरीके से वोट होता है, शो ऑफ हैंड्स और पोल। शो ऑफ हैंड्स में आप प्रॉक्सी को वोट करने नहीं दोगे, पोल में आप प्रॉक्सी को वोट करने दे दोगे। क्यों? थोड़ी देर में बताता हूं सर, आगे मेरी बात सुनो। सर आप कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी बन सकते हो? लॉ ने कहा कि भैया तू अगर प्रॉक्सी बनना चाह रहा है ना तो मैक्सिमम 50 लोगों के लिए प्रॉक्सी बनना, और वो 50 लोगों के पास 10% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 50 मेंबर जिनके पास 10% पेड अप शेयर कैपिटल है। पर सर, अगर कोई एक मेंबर है जिसका 10 से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है तो लॉ ने बोला चल जाएगा, फिर वो एक मेंबर का तू क्या कर ले, तू प्रॉक्सी बन जा, फिर तू किसी और का प्रॉक्सी मत बनना। जैसे मान लो रिलायंस में मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का 22% शेयर होल्डिंग है, तो 22% शेयर होल्डिंग है तो किसी एक जने को ये प्रॉक्सी बना सकते हैं, पर वो जना फिर किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा। क्यों सर? लिमिट क्या है? 50 मेंबर जिनके पास मैक्सिमम 10%। हमने एक एक्सेप्शन दिया, उससे ज्यादा एक्सेप्शन नहीं दे सकते। सर आप प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए फॉर्म भरोगे एमजीटी 1 1। सर एमजीटी 1 1 ऐसे याद रखना, मैं 1 मेरे बदले में आएगा 1 1 1। सर ये हो गया एमजीटी 11 जहां पे आपका प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो। सर क्या प्रॉक्सी जरूरी है कि एक मेंबर हो? मतलब मैं अगर रिलायंस का मेंबर हूं और मैं किसी को प्रॉक्सी बना रहा हूं तो क्या उसका मेंबर होना जरूरी है? लॉ ने बोला ना 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 ना, वैसे तो जरूरी नहीं है। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो मेंबर होना जरूरी है। मतलब सेक्शन 8 कंपनी में एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को ही अपना बना सकता है, प्रॉक्सी। समझे क्या? आगे बढ़ते से मेरी बात ध्यान से सुनना। उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने ये कहा कि जब भी आप प्रॉक्सी बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले बताना पड़ेगा मेंबर्स को, ओए मेंबर सुन, तू प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। मतलब तुम अपने नोटिस में क्या लिखोगे? नोटिस में लिखा रहेगा एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट shall have the right to appoint a proxy and such proxy need not be a member। मतलब उस प्रॉक्सी के मेंबर होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप फिर डिपॉजिट दोगे सर, सॉरी आप डिफॉल्ट अगर आपने किया तो 5,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। क्योंकि तूने मेंबर्स को क्यों नहीं बताया? मेंबर्स को क्यों नहीं बताया उनका प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट है, उन पे पेनल्टी लग जाएगा। सर कितना? 5,000 रुपए का। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आया प्रॉक्सी फॉर्म। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर प्रॉक्सी फॉर्म क्या होते हैं? आपको कंपनी को बताना पड़ेगा ना, मैं नहीं आ रहा हूं मेरे बदले कोई आ रहा है। तो प्रॉक्सी फॉर्म है एमजीटी 11 जो आप कितने समय पहले जमा करोगे? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। और सर ये 48 आवर्स फिक्स्ड है, इसको कम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। इवन इफ आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड इट डजंट मैटर। आप 48 आवर्स पहले आप प्रॉक्सी फॉर्म दे सकते हो और प्रॉक्सी फॉर्म विल बी इन राइटिंग एंड विल बी साइन। जो भी अपॉइंट कर रहे हैं सर वो साइन करेगा कि भैया मैं अपने बदले में एक प्रॉक्सी भेज रहा हूं। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सर मेरी बात ध्यान से सुनना। सर उसके बाद आपने ये पॉइंट नंबर 5 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। इफ इन्विटेशन टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी a person specified in the invitation are issued by the company's expense to any member entitled to the notice, every officer shall be liable for a penalty of 50,000। मतलब क्या सर? ये आपको नोटिस आया, कि आपको नोटिस आया, नोटिस में मैंने सामने सामने क्या लिख दिया? नोटिस में मैंने सामने सामने लिखा कि ओए हीरो तू चाहे तो तू प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। हाँ, फिर मैंने क्या किया लास्ट में, धीरे से मेरे 4-5 लोग थे जान पहचान का, उनका नाम दे दिया कि ये लोग प्रॉक्सी बनने को तैयार है, पैसा दे देना प्रॉक्सी बन जाएंगे। अरे तूने गलत किया, अगर तू इस तरह का नाम रिकमेंड करेगा ना 50,000 रुपए का तेरे को लाइबिलिटी लग जाएगा। अरे समझे क्या? पर सर अगर कंपनी ने भेजा था नोटिस, वहां पे सामने बैठी है कृतिका, कृतिका ने बोला सर हमको प्लीज एक ऑप्शन भी दो ना, प्रॉक्सी किसको बना सकते हैं। तो तुम्हारे मांगने पे अगर मैंने ऑप्शन दिया ना तो मेरे को पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या लिखा है? ऑफिसर शेल नॉट बी लायबल इफ सच इशू इज एट द मेंबर्स रिक्वेस्ट। मेंबर्स के पूछने पे अगर मैंने भेजा है। अब दोस्तों उसकी बात ध्यान से सुनना। सर आप जो है ना एमजीटी 11 भेजोगे और एमजीटी 11 को कोई भी इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं करेगा कि तू एओए का कंप्लायंस नहीं करता है। अरे घंटा एओए, जब तक तू एक्ट का कंप्लायंस कर रहा है ना कोई उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। सर क्या प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट किया जा सकता है?
क्या प्रॉक्सी फॉर्म इंस्पेक्ट किया जा सकता है? सर मैंने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मीटिंग में सलमान खान शेयर होल्डर है, पर सलमान खान नहीं आया, कोई और आ रखा है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कौन है यार, मेरे को देखना है प्रॉक्सी फॉर्म। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्ट कर सकता हूं, पर इंस्पेक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को कंपनी को इंटीमेशन देना पड़ेगा कम से कम 3 दिन पहले। जिस दिन जनरल मीटिंग है उसके कम से कम 3 दिन पहले बोलना पड़ेगा कि कंपनी मेरे को देखना है यार प्लीज, मेरे को प्लीज देखना है प्लीज। सुबह का समय है, भगवान की आरती करके बैठा करो पढ़ने के लिए। जब मैं कहूं मुझे देखना है, जनरल मीटिंग को के लिए कंपनी को कहूं, तो कंपनी तो तुमको पता है आर्टिफिशियल पर्सन है, तुमको तो पता है कि कंपनी का नहीं होता। हाँ, अरे तुमने बचपन में पढ़ा है ना, नो आइज टू सी, नो ईयर टू हियर, नो नो माउथ टू स्पीक। देखना है सर, मैंने क्या कहा, मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको क्या करना पड़ेगा? मीटिंग के कम से कम 3 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मेरे को देखने का है। कंपनी बोलेगी ठीक है भैया, देख तेरे को मैं समय दूंगा, उस समय पे आके देख लेना। सर क्या समय होगा? जनरल मीटिंग के कम से कम 24 घंटे पहले से लेकर के जनरल मीटिंग के एंड तक। मतलब मान लो आपका जनरल मीटिंग शुरू हो रहा है सुबह के 11 बजे, कब? 5 ऑफ अगस्त को। तो आप 4 ऑफ अगस्त को 11 बजे से लेकर के, सुबह के 11 बजे से लेकर के जब तक आपका मीटिंग एंड नहीं हो जाता, उस बीच में कभी भी जा सकते हो। अरे नाइस सर, तो मैं तो जाऊंगा रात को 1 बजे। हो ओए, डॉक्यूमेंट्स देखने की बात हो रही है ना, तो ये इस पीरियड में भी तुम सिर्फ बिजनेस आवर्स में जाना है, ऐसा नहीं कभी भी मुंह उठा के चले गए भैया बिजनेस आवर्स के अंदर जाना, तभी आपको देखने मिलेगा। अरे समझे क्या? ठीक है सर, हमको क्या बिजनेस आवर्स तो बिजनेस आवर्स, नॉन बिजनेस तो नॉन बिजनेस, जब बुलाओ आ जाएंगे। ओए इधर देखो। सर उसके बाद मैंने क्या कहा आपको? सर ये जो 48 आवर्स की लिमिट है ना, याद रखना, ये 48 आवर्स की लिमिट बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब कंपनी ये नहीं बोल सकता कि प्रॉक्सी फॉर्म एमजीटी 11 में जो तेरे को देना है, ये तू मेरे को मीटिंग के 48 आवर्स पहले नहीं, तू मेरे को 72 आवर्स पहले दे। ना जी ना भैया, तुम ये चेंजेस नहीं कर सकते, लॉ आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके बाद सर मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी मीटिंग में मेंबर और प्रॉक्सी दोनों प्रेजेंट हो गए तो क्या? सर अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए तो क्या होगा? सर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेंबर और प्रॉक्सी दोनों आ गए ना, तो मेंबर वोट करेगा, पर उसके पहले अगर प्रॉक्सी वोट कर चुका है तो मेंबर उसकी अथॉरिटी को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, वापस नहीं खींच सकता। तो कौन वोट करेगा? सर मेंबर। लेकिन अगर प्रॉक्सी अगर पहले आ गया, प्रॉक्सी ने पहले वोट कर दिया, तो मेंबर उसकी अथॉरिटी को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर आप मेरी बात समझे क्या? हाँ, समझे क्या? चेक। ओके। नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर ही इंस्पेक्ट कर सकता है राजा, एक प्रॉक्सी दूसरे प्रॉक्सी का नहीं देख सकता। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट गाइस, मेरी बात सुनना आप ध्यान से। हम लोग क्या करने वाले हैं सर? हम लोग सेक्शन 106 से 110 करने वाले हैं। अगर आप आ गए हैं आपके सवालों के अगले पड़ाव। ये पड़ाव जो है यहाँ पे आप जीतेंगे 5 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक का। इस पड़ाव में आप लोगों के पास कोई लाइफलाइन नहीं रहने वाली, आपको एक बार में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और बहुत आसान है ये पड़ाव, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो ये पड़ाव आपके साथ आराम से पार हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, आप मेरी बात सुनो। सर क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? आगे बढ़ते हैं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 106 से 110। 106 कहते हैं सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स के बारे में। सर क्या आप एक इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने से रोक सकते हो? लॉ ने कहा सुन भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट वोट करने से वैसे तो कोई नहीं रोक सकता, पर दो केस में क्या होगा? आप इक्विटी शेयर होल्डर को रोक सकते हो। मेरी बात सुनना, अगर उसने क्या करा है सर, उसका अगर कोई पैसा अनपेड है, इफ द कॉल और एनी अदर सम इज अनपेड, और दूसरा इफ द कंपनी हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन, अगर सर कंपनी ने लीन एक्सरसाइज कर लिया है, या अगर आपका पैसा अनपेड है, तो उस केस में आपका एक्सरसाइज टू वोट राइट टू एक्सरसाइज वोट जो है आपका रोक लिया जा सकता है। पर सर उसके अलावा आप किसी भी और ग्राउंड्स में मेंबर को प्रोहिबिट नहीं करोगे वोटिंग से। सिर्फ दो ही केस में प्रोहिबिट कर सकते हो, वो भी सर आप वो भी कब प्रोहिबिट करोगे? अगर आपका एओए में लिखा है तो। अगर आपका एओए लिखता है तो जिनका कॉल्स इन अरियर्स है, या जिनके ऊपर कंपनी ने राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया है, उनको आप वोट करने से रोक सकते हो। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, और कोई भी ग्राउंड में वोट नहीं करोगे। अब सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मेंबर्स जो होते हैं क्या मेंबर्स जो होते हैं क्या वो सारे के सारे वोट्स एक ही जगह डालेंगे? जरूरी है क्या? अगर मान लो उनके पास 100 वोट है, तो 100 वोट एक रेजोल्यूशन में पूरा का पूरा डालना जरूरी है क्या? नहीं सर, उनकी जितनी मर्जी उतना वोट डालेंगे वो। क्या मतलब सर? आप देखो, अ मेंबर इज एंटाइटल्ड टू मोर देन वन वोट नीडेड डिड नॉट यूज ऑल हिज वोट और कास्ट इट इन द सेम वे।
मतलब सर वो क्या कर सकते हैं, 55 वोट्स फेवर में और 45 वोट्स उसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, तो कर सकते हैं। तो तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा साथ देगा, तू टेंशन मत ले, कंपनी लॉ का ये कहना है सर। उसके बाद मेरे को बताओ सर, ज्वाइंट शेयर होल्डर का क्या होगा? सर ज्वाइंट शेयर होल्डर में समझना कि अगर मैं और मेरी नोशनल वाइफ, हम दोनों ने मिल करके एक साथ ज्वाइंट शेयर होल्डिंग करी है, तो मेरे को बताओ ज्वाइंट शेयर होल्डर कैसे वोट करेंगे? मैं कह रहा हूं फेवर में वोट करो, वो कह रही है नहीं अगेंस्ट में वोट करो। लॉ ने कहा सुनो तुम ये गेम तुम्हारा घर पे जाके खेलना, ठीक है, यहाँ पे तुमको कंकर करना, मतलब तुमको अग्री करना जरूरी है। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो जो फर्स्ट शेयर इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी, इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी जो फर्स्ट शेयर होल्डर है, इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी जो फर्स्ट शेयर होल्डर है उसका पावर चलेगा, वो वोट करेगा, वरना तुम दोनों की लड़ाई हम नहीं सुलझाएंगे भैया। समझे क्या तुम मेरी बात? यस सर, ये आपका हो गया वोटिंग राइट्स पे छोटा सा रिस्ट्रिक्शन, जो कब लगेगा? तभी अगर आपका अनपेड कॉल है या फिर अगर आपने कंपनी ने राइट टू लियन एक्सरसाइज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सर समझे क्या मेरी बात? आगे बढ़ते हैं, मेरे को बताओ। अब सर आपका 4 वोटिंग मेथड आता है, ध्यान से सुनना। सर 4 वोटिंग मेथड क्या आता है राजा? 2 तरीके से समझना है। एक तो जो आपका वोटिंग मीटिंग में होता है, ये ब्लर क्यों हो रहा है मेरे को पता नहीं। और दूसरा सर आपका जो वर्चुअली होता है, वर्चुअली मतलब आपका ई मीटिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोट से होता है। सर जब आप मीटिंग के लिए मिलते हो ना, तो 2 तरीके से होता है यूजुअली। जैसे कि आप शो ऑफ हैंड से वोट कर सकते हो, आप वोटिंग बाई पोल भी कर सकते हो। शो ऑफ हैंड्स के बारे में कहां पे लिखा हुआ है सर? शो ऑफ हैंड्स के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 107 पे। और पोल के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? पोल के बारे में लिखा हुआ है 100 नंबर 9 पे, 109 पे। उसके बाद सर आप अगर वर्चुअल मीटिंग की बात करो, तो वर्चुअल मीटिंग में आप 2 तरीके से और वोट कर सकते हो। वर्चुअल मीटिंग में आप ई वोटिंग कर सकते हो, और दूसरा सर आप पोस्टल बैलेट से भी वोट कर सकते हो। अगर ई वोटिंग की बात करूं तो सेक्शन 108 में लिखा है, और पोस्टल बैलेट की बात 110 में लिखा है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना। सर ये 4 सेक्शन है आपके। एक हो गया वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल, उसके बाद आपका ई वोटिंग, और उसके बाद क्या हो गया आपका पोस्टल बैलेट। ध्यान से जो मैं बताऊं वो सारी चीजें सुनते जाना, पूरा इन डेप्थ घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए सर बस। जैसे कि आप देखोगे 107, 107 क्या कहते हैं? वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सर शो ऑफ हैंड से वोटिंग हमेशा होता है अनलेस द पोल इज डिमांडेड। भाई डिफॉल्ट आपका वोटिंग शो ऑफ हैंड्स होता है अनलेस पोल इज डिमांडेड। सर पोल कौन डिमांड करेगा ये अगले सेक्शन में हम देखेंगे, पर सर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक आप शो ऑफ हैंड से वोट करते हो। एक बार शो ऑफ हैंड से वोट हो गया, तो कंक्लूसिव एविडेंस कब माना जाएगा कि रेजोल्यूशन पास हो गया? अगर 2 चीजें होती है ना, तो कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। पहला, चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया कि वोटिंग का रिजल्ट क्या आया, फेवर या अगेंस्ट में। और दूसरा सर जो भी डिक्लेयर किया है वो मिनट्स में एंट्री हो गई है। अगर चेयरमैन ने डिक्लेयर किया भाई शो ऑफ हैंड्स हम काउंट कर पा रहे हैं कि वोटिंग फेवर में हुआ है, और उसको मिनट्स में एंटर कर लिया गया और मिनट्स फाइनलाइज हो गया, तो आपका शो ऑफ हैंड से जो वोटिंग हुआ है वो कंक्लूसिव एविडेंस हो गया। सर मेरे को बताओ क्या इंसॉल्वेंट बंदा शेयर होल्डर शो ऑफ हैंड से वोट कर सकता है? सर द आंसर इज यस। जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा है तब तक वो वोट कर सकता है। थोड़ी देर बाद जब पता चलेगा इंसॉल्वेंट है ना, तो उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर से भी हटा दिया जाएगा। पर दोस्तों ये क्या हो गया? क्योंकि उसका शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएगा? असाइनी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वोटिंग का शो ऑफ हैंड्स का बहुत बेसिक पॉइंट था, कोई रॉकेट साइंस था नहीं। जीवन में क्वेश्चन इससे आते और कभी नहीं आ सकते हैं भाई, कभी भी। आईसीआई है भाई, कभी भी आ सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या पता चाहे आईसीआई ने वीडियो देखा, बोले अच्छा शुभम तू इतना बड़ा हो गया, तू बोलेगा क्या नहीं आएगा, ये ले फालतू का हमारा मोए मोए हो जाएगा। सुनो सर मेरी बात, अगली बात सुनना मेरी। डिमांड बाय पोल क्या कहा मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक क्वेश्चन आया है इसलिए उतना ही इज्जत देना। पर डिमांड बाय पोल मतलब क्या सर? पोल बाय डिमांड बाय पोल मतलब आपके सारे शेयर होल्डर डिस्कस कर रहे हैं, बोले यार एक पोल डांस तो बनता है। मतलब सर देखो मीटिंग का असली मजा तभी आएगा जब एक पोल डांस होएगा, हाँ कि नहीं सर? हाँ कि नहीं सर? वही तो पोल का मतलब होता है। अरे हो नालायको, पोल का मतलब क्या? जब आपका शो ऑफ हैंड से वोटिंग चल रहा है, बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड। सर देखो बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन मतलब उसके पहले भी या उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो? अगर चेयरमैन चाहे तो वो खुद से पोल ऑर्डर कर सकता है, या पोल की डिमांड भी आ सकती है। मतलब मेंबर्स भी पोल डिमांड कर सकते हैं। सर प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है। याद रखना प्रॉक्सी वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं बोलता, पर जब पोल की बात होती है ना तो सिर पे चढ़ के नाचता है, पोल पे नहीं। जब पोल की बात होती है ना, पोल पे नहीं सिर पे चढ़ के नाचता है। प्रॉक्सी हर जगह मुंह खोलेगा भैया जब पोल की बात होती है। अब पोल डिमांड करना है तो पोल डिमांड कौन करेगा? सर ध्यान से सुनना। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, 10% ऑफ वोटिंग पावर। सर जनरल फंडा ये होता है कि जब भी शेयर कैपिटल आता है तो परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और जब भी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होता है तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर आता है। पर यहां पे आपका कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है ना, तो आपको लेना पड़ेगा शेयर होल्डर हैविंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज और मोर। सर आपके पास या तो 10% ऑफ वोटिंग पावर है या फिर आपके पास 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल है, दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करोगे ना,
दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट करोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो पोल के लिए, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। पर अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो पेड अप शेयर कैपिटल की कोई बात ही नहीं होगी, 10% ऑफ वोटिंग पावर आ जाएगा। सर यहाँ पे उस तरफ वोटिंग पावर को क्यों इतना तवज्जो, क्यों इतना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? क्योंकि सर बात तो वोट की हो रही है ना। पोल में जो लोग वोट कर सकते हैं उनको रिक्वेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे वोटिंग पावर को दिया जा रहा है। और दूसरा एक बात याद रखना, यहाँ पे पर्सन और इन प्रॉक्सी वाले दोनों मिलकर डिमांड कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने डिमांड किया या चेयर पर्सन को सुओ मोटू लगा, तो वो पोल ऑर्डर कर सकता है और उसमें क्या होगा, वोटिंग बाय पोल होगा। अब सर उसके बाद अगर तुमने पोल रिक्वेस्ट किया है तो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जब चाहो तुम विड्रॉ कर सकते हो। अब मेरे को बताओ सर, पोल कंडक्ट कब होगा? सर कुछ पोल फोर्थविथ कंडक्ट होंगे और कुछ पोल 48 आवर्स के अंदर कंडक्ट होंगे। सर फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली कौन सा पोल कंडक्ट करना पड़ेगा? अगर दो में से कोई एक रिक्वेस्ट है, अगर तुमने मीटिंग को एडजर्न करने की बात करी या चेयरमैन को, नए चेयरमैन को अपॉइंट करने की बात करी, अगर तुमने मीटिंग को एडजर्न करने की या नए चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए बात करी, तो इमीडिएटली पोल लेना पड़ेगा। पर अगर उसके अलावा कोई भी और डिमांड है ना, कोई भी और क्वेश्चन है, तो आप 48 आवर्स के अंदर अगर उसका पोल ले लोगे तो काम चल जाएगा। लॉ कहते हैं 48 आवर्स तक हम सह लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद सर मेरी बात ध्यान से सुनना, सर उसके बाद पूरा आपको रूल्स में जाकर के देखना पड़ेगा। पर रिजल्ट्स ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन विच रेजोल्यूशन ऑफ द पोल वाज टेकन। मतलब क्या सर, मतलब मान लो, आगे चल के बताऊंगा, पर क्या कहा इन्होंने, जब भी पोल का रिजल्ट आता है ना, तो जिस जनरल मीटिंग में वो पोल हुआ था, उस जनरल मीटिंग का रिजल्ट माना जाता है उस पोल के रिजल्ट को। अरे मेरी बात समझे क्या सर, ये पोल की बात कर रहे हैं। पोल में सबसे पहले मैंने बताया, पोल कब होता है, आपके शो ऑफ हैंड्स के पहले भी हो सकता है या रिजल्ट के बाद भी हो सकता है। सुओ मोटू भी कर सकते हैं चेयरमैन, या रिक्वेस्ट भी आ सकता है। अगर रिक्वेस्ट आया तो कब करेगा, तुरंत करेगा कि बाद में? सर अगर आपका दो रिक्वेस्ट है, या तो एडजर्न कर दो मीटिंग को या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन को, तो फोर्थविथ करो। वरना 48 आवर्स के अंदर आप अपना क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो राजा, बताओ ना सर, बताओ ना, बताओ ना, क्या कर सकते हो आप अपना पोल कर सकते हो। सर अब पोल में मेरी बात ध्यान से सुनना, पोल कैसे होता है सर, इमेजिन करते जाना जो मैं कह रहा हूं। पोल के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर के लिए मान लो सर मैंने किसको रखा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो हमने स्क्रूटिनाइजर के लिए हमने रखा बड़े इंसान को। हमने बोला भैया अब तो हम अपना जेफ बेजोस को बुलाएंगे, जेफ बेजोस को बुलाएंगे। हमने बोला नहीं, इसको क्यों हरकत करे, इलॉन मस्क भैया क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, फालतू का लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं। तो एक काम कर, तू आजा इलॉन मस्क, तू आजा हमारे कंपनी में क्या बन जा, स्क्रूटिनाइजर बन जा। सर स्क्रूटिनाइजर आएगा तो बोलेगा गिव मी सम डॉक्यूमेंट्स, तो उसको सर पूरा हिसाब दे देना, पूरी कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या वोटिंग है, क्या सिग्नेचर है, सब दे देना। क्या क्या दोगे आप उसको, आप अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर दोगे, सिग्नेचर दोगे, प्रॉक्सी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, सारे डिटेल्स जो भी उसको पोल करवाने के लिए चाहिए वो आप उसको दोगे। अब वो जुगाड़ करेगा पोलिंग पेपर का। सर पोलिंग पेपर में कितने पी आते हैं, 1 2 पी, तो भैया इसलिए इसका नाम क्या है, एमजीटी 12। कि कितनी बार आ रहा है सर, पी 2 बार, तो इसलिए एमजीटी 12। सर 1 1 क्या था, एक के बदले में एक आ रहा है, तो एमजीटी 12 क्या है सर, आपका पोलिंग पेपर का फॉर्मेट है। उसमें क्या करोगे सर, पोलिंग पेपर आप सारे शेयर होल्डर को दोगे। अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो आप फर्स्ट नेम शेयर होल्डर, मतलब जो सीनियर शेयर होल्डर है ना, उसको आप दोगे। उसके बाद दोस्तों मेरी बात ध्यान रखना, वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा कि किसको किसको पोलिंग पेपर दिया भाई, इनिशियलिंग इट, उसमें वो अपना इनिशियल डालेगा। उसके बाद सर वो एक डब्बे की तैयारी करेगा, इलॉन मस्क आएगा, वाटरमेलन जैसा तो नाम है, इलॉन मस्क आएगा और एक डब्बा अरेंज करेगा। सर डब्बे में क्या डालेगा, मेरी बात सुनना, डब्बे को सबसे पहले लॉक और सील करेगा। सर क्लास में से आप मॉनिटर का अपॉइंटमेंट नहीं करते थे, क्या करेगा, डब्बे में लॉक ताला लगाएगा, सील कर देगा और ऊपर एक छोटा सा गड्ढा कर देगा, बोलेगा भैया जिसको भी पोल का पेपर डालना है इसमें डाल दो। अब वो लॉक और सील करने के बाद वो क्या करेगा, बाद में सब एक बार वोटिंग हो गया तो उसको दो विटनेस के सामने खोलेगा और उसको काउंटिंग करेगा, दो विटनेस के सामने खोलेगा और उसको काउंट करेगा। सर अगर मान लो एक मेंबर और उसके प्रॉक्सी दोनों ने वोट कर दिया, तो यहां पे क्या प्रॉक्सी के वोट को डिसरिगार्ड किया जाएगा। वैसे सर शो ऑफ हैंड्स में क्या होता था, अगर पहले प्रॉक्सी ने वोट कर दिया, सॉरी शो ऑफ हैंड्स में तो प्रॉक्सी वोट ही नहीं कर सकता, पर अगर यहां प्रॉक्सी वोट अगर उसने पहले से डाल दिया है, किसने डाल दिया, प्रॉक्सी ने डाल दिया है, और मेंबर ने भी डाल दिया, और उसको स्क्रूटनाइजर ने अगर नहीं रोक पाया, तो वो प्रॉक्सी के वोट को डिसरिगार्ड कर देगा सर, और मेंबर के वोट को कंसिडर करेगा। अब उसके बाद क्या होगा सर, पूरे वोटिंग का काउंट होगा, और काउंट होने के बाद स्क्रूटनाइजर एक रिपोर्ट बना के चेयरमैन को देगा। कितने दिन के अंदर, मीटिंग खत्म होने के 7 दिन के अंदर, इन द फॉर्म एमजीटी 13, 12 के बाद सर 13 आएगा। और उसके बाद मैंने क्या कहा, रिपोर्ट में क्या लिखा रहेगा सर, रिपोर्ट में सारी चीजें लिखेगी कि टोटल कितना वैलिड वोट आया, फेवर में कितना था, अगेंस्ट में कितना था, सारी चीजें आप लिखोगे। और उसके बाद चेयरमैन जो है रिजल्ट डिक्लेयर करेगा पोल का, और वो पोल का रिजल्ट खुद भी डिक्लेयर कर सकता है या किसी और को भी बोल सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है राजा, इधर देखो मेरी बात सुनो, कितना सिंपल प्रोसेस है, अगर तुम सुनोगे तो सब समझेगा। मेरी तरफ देखो, इधर देखो सर, क्या कहते हैं, स्क्रीन पे देखो सर, स्क्रूटिनाइजर आएगा इलॉन मस्क, इसको आप सबसे पहले सारा रजिस्टर वगैरह देना। उसके बाद ये पोलिंग पेपर बनाएगा एमजीटी 12 में, ये पोलिंग पेपर सारे मेंबर्स को देगा, जहां प्रॉक्सी आए प्रॉक्सी को देगा, ज्वाइंट शेयर होल्डर आए तो सीनियर मेंबर को देगा, इनसे वोट करवाएगा। और वोट करवाते वक्त आप इनका इनिशियल डालेगा अपना,
ताकि एक एक का काउंट रखेगा। उसके बाद एक डब्बा है उसमें वोट डलवाएगा और उस डब्बे को ओपन करके काउंट करेगा, काउंट करने के लिए विटनेस बुलाएगा, काउंट करने के बाद अपना रिपोर्ट बना के देगा चेयरमैन को 7 दिन के अंदर अंदर। कौन से फॉर्मेट में? NGT 13 में। और चेयरमैन उसके बाद क्या करेगा सर? रिजल्ट अनाउंस कर देगा, रिजल्ट अनाउंस कर देगा। इतनी सी तो बात है। हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, डॉक्टर वाला भी फेल हो जाएगा, डॉक्टर वाला भी डर जाएगा, पर भैया यही है जो है। समझे क्या? सर समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? इनिशियल क्या होता है? इनिशियल मतलब शॉर्ट सिग्नेचर, जो अपने तुम बुक के पीछे करते रहते हो भाई, जो तुम अपने बुक के पीछे करते रहते हो जब देखो। चलो सर मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने उसके बाद? मैंने ये कहा कि सेक्शन नंबर 108 पे आते हैं। 107 और 109 हो गया, मतलब 107 में आपका शो ऑफ हैंड्स होता है, 109 में आपका पोलिंग होता है। अब आते हैं 108 पे और 110 पे। 108 पे मेरे को जानना है कौन से बच्चे इस वीडियो को रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं, मेरे को कमेंट पे बताना। 1x के ऊपर कोई देख पा रहा है? मैं चाहता भी नहीं तुम देख पाओ, हाँ, पर फिर भी बताना कौन कौन 1x पे देख रहा है, कौन 1.2x पे देख रहा है, कौन 0.9x पे देख रहा है, कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है? मेरे को जानना है भैया, मेरे को जानना है। मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के बारे में। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से वोटिंग बहुत मजेदार होता है। आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे देता हूँ सर। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसा होता है ना, ये जनरल, क्योंकि रिवीजन है तो मैं सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ, बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा। सर ये आपका जनरल मीटिंग हो रहा है, मान लो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और शाम के 5 बजे तक चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो भैया उस केस में लॉ ने कहा कि जनरल मीटिंग के कुछ दिन पहले तू ना रिमोट ई वोटिंग शुरू कर देगा, मतलब घर में बैठे बैठे वोट कर सकते हो, घर में बैठे बैठे वोट कर सकते हो। कम से कम 3 दिन का रिमोट ई वोटिंग देगा तू। और रिमोट ई वोटिंग याद करना, मीटिंग के एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाना चाहिए। मतलब आपका मान लो मीटिंग अगर 25 अगस्त को है तो 24 अगस्त को आपका क्या हो जाना चाहिए? 24 अगस्त को शाम को 5 बजे रिमोट ई वोटिंग बंद हो जाना चाहिए। और आपके शेयर होल्डर दो जगह वोट कर सकते हैं सर, या तो रिमोट ई वोटिंग में वोट कर लो या फिर आप जनरल मीटिंग में वोट कर लो। मान लो सर 4 रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 1 2 3 4 5, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये दोनों आपने रिमोट ई वोटिंग कर ली, ये बाकी पांच तीनों आपने क्या कर लिया? जनरल मीटिंग में वोट कर लिया। पर आप अलग अलग वोट कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, वोट्स वंस कास्टेड कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। अगर एक बार आपने रिमोट ई वोटिंग में वोट डाल दिया तो आप उसको वापस नहीं खींच सकते, चेंज भी नहीं कर सकते। जो डाल दिया वो फाइनल हो गया। पर सर आप समझो, रिमोट ई वोटिंग में ही अगर आपने पांचों वोट कर दिया, पांचों के पांचों रेजोल्यूशन पे वोट, पांच क्या है सर? ये 5 रेजोल्यूशन है अलग अलग। पहला वाला रेजोल्यूशन है मिस्टर रेखा को हम डायरेक्टर बनाए क्या। फिर दूसरा वाला रेजोल्यूशन है मिस्टर अमिताभ बच्चन को भी डायरेक्टर बना दे क्या। तीसरा वाला है कि धर्मेंद्र को भी डायरेक्टर बना दे क्या। तो इस तरह का अगर अलग अलग रेजोल्यूशन है, तो अगर आपने सारे रेजोल्यूशन पे रिमोट ई वोटिंग कर दिया, तो जब सारे रेजोल्यूशन पे वोट हो गया, तो क्या उसके बाद जनरल मीटिंग अटेंड करने की जरूरत है? सर जरूरत तो नहीं है, पर अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। सर आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? उसके बाद जब पूरा वोटिंग खत्म हो जाएगा तो वापस से स्क्रूटिनाइजर आएगा, और स्क्रूटिनाइजर अब क्या करेगा सर? पूरे मीटिंग को काउंट करेगा। सबसे पहले वो क्या काउंट करेगा सर? सबसे पहले वो जनरल मीटिंग वाला पूरा वोट काउंट कर लेगा। उसके बाद वो जनरल मीटिंग के पहले रिमोट ई वोटिंग वाला पूरा वोट काउंट करेगा, और उसके बाद वो अपना रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बना करके किसको देगा? चेयरमैन को देगा, और चेयरमैन क्या करेगा? रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे जो रिपोर्ट बना के देगा, इसके लिए 7 दिन का टाइम नहीं मिलेगा सर, 7 दिन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 7 दिन पोल में क्यों मिलते हैं तो पता है, क्योंकि सारा मैनुअल वर्क है। डिब्बा गोलो, एक एक वोट काउंट करो, एक्सेल शीट बनाओ, बहुत काम है यहाँ पे। सब यहाँ पे तो एक क्लिक ऑफ बटन से रिजल्ट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको काउंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। रिपोर्ट आपको बहुत कम समय में बना करके देना पड़ेगा। सर आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, जब आप रिमोट ई वोटिंग की बात करो तो सवाल ये आता है, रिमोट ई वोटिंग में घर बैठे बैठे वोट कौन कर सकते हैं? सर घर बैठे बैठे वोट कर सकते हो उस वो मेंबर्स जो कट ऑफ डेट वाले दिन मेंबर्स है। सर कट ऑफ डेट क्या होता है? जनरली जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले का कट ऑफ होता है। तो 7 दिन पहले का कट ऑफ होता है, मिनिमम 3 दिन के लिए आप अपना वोटिंग खोलते हो और उसमें सारे मेंबर्स जाकर के वोट करते हैं। सर ये आपका ब्रॉडली ओवरव्यू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। सर पर ई वोटिंग जो है वो करवाना कौन से कंपनी के लिए मैंडेटरी है? कुछ कंपनी के लिए ना ई वोटिंग का ऑप्शन मैंडेटरी है। सर कौन सी कंपनी है? मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, या फिर आप कंपनी हो जिसके 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, 1000 या 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, तो आपको ई वोटिंग करवाना पड़ेगा। पर निधि को, सॉरी, निधि कंपनी को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये प्रोविजन नहीं लगेगा। निधि कंपनी को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये प्रोविजन नहीं लगेगा। सर मैंने भूल गया था, मैं रिविजन में हूँ, क्लास में नहीं। मेरी बात सुनो, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था, ये दोनों लोगों को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो या 1000 मेंबर्स से ज्यादा है। हम पढ़ क्या रहे हैं सर? जीवन में तुमने डिसाइड किया सीए एंटर करने का। सीए एंटर में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट है, जिसमें आपका पेपर 2 क्या आता है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट
एंड अदर लॉ में 2 लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में आपके 11 चैप्टर है, जिसमें से आपका बहुत सारे चैप्टर में आप सबसे बड़ा चैप्टर उठा रखे हो जिसका नाम है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। उसको हमने 2 हिस्से में बांट रखा है, एक सेक्शन 88 से 95 जो हमने छुआ भी नहीं है, 96 से 122 जो हम अभी खत्म कर रहे हैं, उसमें सर आप एक छोटा सा सेक्शन है 108 जहां पे आप बात कर रहे हो वोटिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप पढ़ रहे हो रूल्स की भैया ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसको अप्लाई होगा। अरे समझे क्या, उसमें मैंने कहा लिस्टेड कंपनी को अप्लाई होगा, हर वो कंपनी को अप्लाई होगा जिसके 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, पर निधि को अप्लाई नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को अप्लाई नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना राजा प्लीज। दोस्तों अभी आपको बताओ ई वोटिंग का तरीका क्या होगा। सर ई वोटिंग के लिए सबसे पहले आप नोटिस भेजोगे सारे मेंबर्स को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को। किसको जाएगा सर, मैड लोगों को जाएगा। कैसे भेजोगे सर, ये हमने पहले पढ़ लिया है, हमको नोटिस का मोड यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड वही सारे मोड है सर। उसके बाद मैंने ये कहा नोटिस को आप अपने वेबसाइट पे भी डाल देना। किसके, एक तो कंपनी के भी और आपके एजेंसीज के भी, एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी आपके बेनिफिशियल ओनर का लिस्ट रखते हैं उनके वहां पे भी नोटिस को अपलोड कर देना। सर नोटिस में आप क्या क्या बातें लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। आपकी कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा सर ये जो फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है यहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बैलेट या पोस्टल बैलेट से भी वोट कर सकते हो मीटिंग पे। मतलब सर आप क्या करो, या तो मीटिंग के पहले रिमोट ई वोटिंग कर लो जहां पे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से वोट करोगे, या फिर उसके बाद आप आके जनरल मीटिंग में वोट कर लो जहां जनरल मीटिंग में आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी मिल जाएगा। पोस्टल बैलेट से वोट करना चाहो बैलेट से भी वोट कर सकते हो, पोलिंग पेपर यानी कि पोल से वोट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद सर मेंबर्स जो है रिमोट ई वोटिंग कर सकते हैं और उसके बाद अटेंड भी कर सकते हैं जनरल मीटिंग। अब सर ये नोटिस में आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि ई वोटिंग का प्रोसेस क्या होगा, कब होगा, और रिमोट ई वोटिंग बाई कास्ट बाई रिमोट ई वोटिंग। सर आपको बहुत सारा डिटेल बताना पड़ेगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, और उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें छापनी पड़ेगी मीटिंग के कम से कम 21 डेज पहले। इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, जहां पे आप क्या बातें लिखोगे सर, सबसे पहला आप लिखोगे कि भैया आप ई वोटिंग कर रहे हैं। फिर आप बताना आपका ई वोटिंग शुरू कब होगा और खत्म कब होगा। और एक बात रखना याद, कट ऑफ डेट जो है मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले से ज्यादा पहले नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो अगर आपका मीटिंग 18th को है तो आपका कट ऑफ डेट क्या होगा, 11th को आपका कट ऑफ डेट होगा। इस दिन के मेंबर्स वोट कर सकते हैं और उसके बाद से कट ऑफ डेट आप डिसाइड करोगे। और मेंबर्स जो है ना, अगर नोटिस डिस्पैच होने के बाद आप मेंबर बने हो तो आपको क्या करना है वो हम नोटिस में बताएंगे। हम आपको अलग से वेबसाइट में न्यूज़पेपर में भी बता देंगे। क्या बता देंगे भैया, कि अगर आप बाद में मेंबर बने, पहले आप क्या थे, पहले आप मेंबर नहीं थे, हमने सबको नोटिस भेज दिया, तुमको नोटिस नहीं मिला, पर तुम मेंबर बन गए जो वोट कर सकता है, तो तेरा क्या होगा वो हम न्यूज़पेपर में बता देंगे। अरे आप मेरी बात समझे क्या। उसके अलावा आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में आप 6 चीजें बताओगे कि भैया पहला तो रिमोट ई वोटिंग जितना प्रिस्क्राइब समय उसके बियॉन्ड अलाउड नहीं होगा। आपने अगर रिमोट ई वोटिंग नहीं किया तो आप वोटिंग मीटिंग में भी कर सकते हो। अगर आपने रिमोट ई वोटिंग कर दिया तो आप मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर कट ऑफ डेट वाले लोग जो है वो वोट कर सकते हैं, वेबसाइट में आपने डाल दिया। और उसके बाद आप बताओगे कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस है, किसी को रोना है, अरिजीत सिंह बनना है, तो तू क्या कर ले भैया, तू अपना नेम डेजिग्नेशन जो भी है तू इस वाले बंदे के साथ शेयर कर ले जिसका नाम हम बता रहे हैं। सर रिमोट ई वोटिंग के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ सर सुनो, रिमोट ई वोटिंग मिनिमम 3 दिन के लिए खुला रहेगा और जिस दिन मीटिंग है ना उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। अब सर मेरी बात सुनना ध्यान से। सर उस समय पे मेंबर्स जो है ना कट ऑफ डेट पे वो वोट कर सकते हैं। वोट्स एक बार कास्ट हो गए तो बाद में चेंज नहीं हो सकता। और एक बार फैसिलिटी क्लोज हो गया ना तो तुरंत आप क्या करोगे, आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को ब्लॉक कर दोगे। और अगले दिन मान लो जनरल मीटिंग में फिर से आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ही यूज कर रहे हो तो आप उसको अनब्लॉक कर लेना। पर सर जैसे ही आपका जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद होगा और उस समय आप वोटिंग फैसिलिटी ब्लॉक कर दोगे। उसके बाद सर स्क्रूटनी मतलब क्या, एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा। वो कौन होगा सर, स्क्रूटनाइजर जो है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा जो सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट या बड़ा आदमी है भाई। और वो ट्रांसपेरेंट मैनर में क्या करेगा, काउंटिंग करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा सर, वो पूरा वोटिंग को कंडक्ट करेगा। उसके बाद सर वो वोट्स को काउंट करेगा और काउंट करने के बाद वो विटनेस को लेके आएगा। विटनेस के प्रेजेंस में काउंट अनब्लॉक करेगा और काउंट करेगा। कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जो आपके स्टाफ नहीं है। और उसके बाद वो क्या करेगा, 3 दिन के अंदर एक कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा। कंसोलिडेटेड क्यों सर, जनरल मीटिंग का भी वोट और रिमोट ई वोटिंग का भी वोट कंसोलिडेट करके वो रिपोर्ट बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर राजा, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला, 7 दिन नहीं। और उतने में चेयरमैन को बताएगा। चेयरमैन को जब आप रिपोर्ट दोगे तो चेयरमैन उसमें काउंटर साइन करेगा। काउंटर साइन मतलब बोलेगा हाँ हाँ भैया एक्सेप्टेड है मेरे को। और उसके बाद वो डिक्लेयर रिजल्ट कर देगा, फोर्थवेथ तुरंत के तुरंत रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। सर डुअल वोट्स कैसे प्रिवेंट करें। डुअल वोट मतलब अगर कोई इंसान है वो रिमोट ई वोटिंग में वोट कर दिया, फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में आकर के फिर से वो वोट करना चाह रहे हैं पोलिंग में,
हम क्या करें सर, उसके लिए देखो, रिमोट ई वोटिंग का जो काउंट है ना, जो काउंट है, वो जब तक जनरल मीटिंग खत्म नहीं होता तब तक डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इवन स्क्रूटिनाइजर को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो तुम एक काम करो, रिमोट ई वोटिंग खत्म होने के बाद ना, सिर्फ मेंबर का नाम जिसने वोट कर लिया है और रेजोल्यूशन जिसपे उसने वोट कर लिया है, सिर्फ ये बता दो, क्या वोट किया वो मत बताना, हाँ कि ना वोट किया वो मत बताना, तुम सिर्फ मेंबर्स का नाम और रेजोल्यूशन जो वोट जिसने जिस रेजोल्यूशन पे वोट किया वो बता दो, ताकि उसके दम पे स्क्रूटिनाइजर जो है ना उसको जनरल मीटिंग में वोट करने से रोक। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सर, रेजोल्यूशन 1 2 3, तीन रेजोल्यूशन थे, मैंने सिर्फ 1 को रिमोट ई वोटिंग में वोट कर दिया, फिर मैं जब 2 और 3 के लिए मैंने पोल पेपर लिया और पोल पेपर लेके मैंने उसमें रेजोल्यूशन 1 के लिए भी वोट कर दिया, लॉ ने बोला ओए नहीं कर सकता तू, तेरे स्क्रूटनाइजर को ये पता रहेगा कि तूने रेजोल्यूशन 1 के लिए वोट कर दिया है, क्या वोट किया है वो उसको पता नहीं रहेगा, पर वोट कर दिया है ये उसको पता रहेगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? उसके बाद सर ये रजिस्टर ऑफ असेंट डिसेंट कुछ खास बात नहीं है, वो आप पढ़ लेना। डीम्ड डेट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा सर? डीम्ड डेट ऑफ रेजोल्यूशन होगा डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। डेट ऑफ द जनरल मीटिंग मतलब जिस दिन आपका जनरल मीटिंग था उसके 3 दिन बाद, आप उसके बाद कभी तो भी आपका स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट आता है, और स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट के 3 दिन के अंदर क्या करते हैं, सॉरी 3 दिन के अंदर स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट आता है और उसके बाद चेयरमैन अनाउंस करते हैं। तो चेयरमैन जिस दिन अनाउंस किया उस दिन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जनरल मीटिंग वाले डेट ये रेजोल्यूशन पास हुआ था ऐसा माना जाएगा। और सर एक बार अगर आपने ई वोटिंग का प्रोसेस शुरू कर लिया ना तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे आपने पोल के लिए पढ़ा था कि पोल वंस रिक्वेस्टेड कैन बी विड्रॉन, पर ई वोटिंग का प्रोसेस विड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, पलाक्षी कह रही है सर एक बार चार्ट में समझा दीजिए राजा। एक और मेरा रिवीजन है जिसमें मैंने चार्ट रिवीजन किया है, आप उससे समझ सकते हो, यहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट से चार्ट रिवीजन की जरूरत नहीं है, और खास करके थियोरिटिकल आपको एक भी शब्द दिख रहे हैं चार्ट्स में बनाने लगे। ठीक है, तो पलाशी पलाक्षी आप मेरा जो इसके पहले वाला जो आर आर है उसके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 7 का चार्ट वाला रिवीजन देख सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम वही की लैंग्वेज की, तो प्लीज यहां से आप देख लीजिए। ठीक है, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना सर, क्या कहा मैंने आप लोगों का 109 भी हो गया, अब 110 पे आ जाते हैं सर। 110 मोस्टली पूरा रिपीट है, यहां पे आपको सिर्फ ये समझना है पोस्टल बैलेट के बारे में क्या कहा जाता है, आपको यहां पे पूरा मोस्टली रिपीट है, आपको बस समझना क्या है, ध्यान से सुनो। पोस्टल बैलेट के लिए कहा यह जाता है कि पोस्टल बैलेट कर कौन से रेजोल्यूशन के लिए सकते हो सर? पोस्टल बैलेट यानी कि आप क्या करते हो, पोस्टल बैलेट यानी कि कंपनी क्या करती है, सारे के सारे शेयर होल्डर के घर एक पोस्ट भेजती है और वो घर बैठे बैठे वोट करता है और उसको रिप्लाई करके कंपनी को भेज देते हैं। पोस्टल बैलेट से होता क्या है, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है। जब आपको पोस्टल बैलेट बोला जाए ना, आप समझो पोलिंग प्लस इलेक्ट्रॉनिक मोड इज इक्वल टू पोस्टल बैलेट, मतलब आपका सेक्शन 109 प्लस 108 इज गिव्स यू 110। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली पोल कंडक्ट करवा रहे हो ना तो उसको पोस्टल बैलेट कहा जाता है। उसका सर तरीका क्या है, देखो भैया, कौन से रेजोल्यूशन के लिए, मान लो रेजोल्यूशन 1 2 3 है, कौन से रेजोल्यूशन के लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी होगा सर? मैंडेटरी होगा मतलब इट कंपनी शैल कंडक्ट पोस्टल बैलेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है कि इसके लिए तो तेरे को पोस्टल बैलेट करना ही पड़ेगा, इसके लिए तो तेरे को पोस्टल बैलेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि सर आप इस सेक्शन के आखिरी में देख सकते हो, जैसे कि आप इस सेक्शन के आखिरी में देख सकते हो कि भैया ये सेक्शन है सारे के सारे, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया है कि पोस्टल बैलेट ही करना पड़ेगा। जैसे सेक्शन 13 समझो, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए इन्होंने फिक्स किया है तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को पोस्टल बैलेट। उसके बाद देखो सेक्शन नंबर 12, अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, पोस्टल बैलेट। उसके बाद सर आप लोगों का सेक्शन 43 48 68 बाईबैक के लिए आपको पोस्टल बैलेट। तो सर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके बोल दिया कि पोस्टल बैलेट लगेगा, भाई ने बोला पोस्टल बैलेट करने का तो पोस्टल बैलेट करने का। पर सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नहीं बोला, when the central government does not say then the postal ballot may be conducted, मतलब अगर कंपनी का चेयरमैन चाहे तो चेयरमैन जो है पोस्टल बैलेट करवा सकता है। पर लॉ ने कहा भैया दो केसेस में ना पोस्टल बैलेट मत करवाना, पहला ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कभी भी पोस्टल बैलेट मत करवाइयो, पोस्टल बैलेट तो करवा लेना, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए मीटिंग होनी ही होनी चाहिए। और दूसरा सर, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जिसमें आपके ऑडिटर का या आपके डायरेक्टर का, कोई ऑडिटर या डायरेक्टर का राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी हर्ड है मतलब उनको बोलने का मौका दिया जाएगा आपके ऑडिटर को या डायरेक्टर को, तो राइट टू बी हर्ड होता है ना, तो उनको आप उनको पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। जैसे याद करो सर, आप सेक्शन नंबर 140 में जब आपके ऑडिटर को रिमूव करते हो तो ऑडिटर को याद करो ओरल और रिटन दो रिप्रेजेंटेशन मिलता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन तो लिख के भेज दिया, पर ओरल मतलब स्टेज पे खड़े होकर बोलने का मौका मिलेगा। अगर वो बोलने का मौका है ना तो ऑडिटर को निकालने की बात तो फिर पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकता, तेरे को मीटिंग करना पड़ेगा। तो आप जहां जब चाहो चेयरमैन कर सकता है, बट अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, इन एनी बिजनेस वेयर द डायरेक्टर एंड ऑडिटर हैव द राइट टू बी हर्ड, ये दोनों बिजनेस बस आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना सर, क्या पोस्टल बैलेट जो है, क्या पोस्टल बैलेट जो है उसके बाद पोस्टल बैलेट में क्या होता है,
If a resolution is assented to by the required majority, then the postal ballot shall be deemed to have been passed. सर यहाँ पे ना प्रोसेस पूरा वही है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, न्यूज पिछले सेक्शन में पढ़ा, न्यूज़पेपर में डाल देना, स्क्रूटिनी करवा लेना, स्क्रूटिनी के बाद रिपोर्ट आएगा। सर ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है बट नॉट लेटर देन 7 days देर ऑफ, ये रिपोर्ट आने के बाद आप क्या करोगे, आपको पूरा का पूरा रूल 20 अप्लाई हो जाएगा। सर ये रूल 20 क्या है, जो सेक्शन नंबर 108 को अप्लाई होता है। सर मतलब 110 में आपको ये वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोविजन है पूरा का पूरा कि भैया वोटिंग होगा, अनब्लॉक होगा, काउंट होगा, रिपोर्ट होगा, अनाउंसमेंट होगा, ये सारी चीजें सेम है। रूल 22 म्यूटेटिस अप्लाई, मतलब एज इट इज अप्लाई कर जाएगा। कौन मोटा मोटा क्या बोल रहे हो सर, म्यूटेटिस मतलब क्या, आपका रूल 20 जो सेक्शन 108 के नीचे लिखा हुआ है वो यहाँ पे एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। पर सर यहाँ पे आपको बस याद ये रखना है कि पोस्टल बैलेट का प्रोविजन दो कंपनीज को कभी भी नहीं लगता। पहला, अगर वो एक 1% कंपनी है, पहला अगर वो एक 1% कंपनी है, या दूसरा सर अगर उनके मेंबर्स 200 से कम है तो उनको कोई भी रेजोल्यूशन के लिए पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। एक 1% कंपनी को और दूसरा वो कंपनी को जिसके मेंबर्स 200 से कम है। सर मेंबर्स 200 से कम है मतलब क्या, जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है भाई। कोई भी कंपनी जिसके 200 से कम मेंबर्स है उसको रूल 20 इसको पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। मतलब ये ऊपर वाले केसेस में भी उनको पोस्टल बैलेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब मान लो सेक्शन 13 में वो अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज भी कर रहे हैं तो भी उनको पोस्टल बैलेट नहीं करना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया, ये आप लोगों का 106 से लेकर के 110 तक हो गया। दोस्तों क्लास के जो नोट्स बने हैं आप उससे भी पढ़ सकते हो, क्लास में जो चार्ट्स बने उससे भी पढ़ सकते हो, पर समरी नोट से पढ़ोगे तो कंट्रोल आएगा। पर ये जो छोटे मोटे सेक्शन है ना, आप देखो यार 110 में आपके क्वेश्चंस कितने आए, इतना बड़ा सेक्शन है, 110 से एक क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आप देखो 109 से एक क्वेश्चन आ रखा है, 108 से अभी अभी हाल फिलहाल में एक दो क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, 108 में हाल फिलहाल में एक दो क्वेश्चन आ रखा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो 22 और 34। उसके अलावा कोई क्वेश्चन खास 107 में है ही नहीं। तो भैया इसलिए ध्यान रखना कि आप लोगों को 100 ये सारी चीजें ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके, पर उतना ही पढ़ना जितना रेलिवेंट हो। सर एक बार ही एक दफा लगा के चार्ट देख लो प्लीज, जल्दी, वेरी क्विक। आगे बढ़े सर, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। देख लिया सर आप लोगों ने, आगे बढ़ते प्लीज मेरी बात इधर ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 111 नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट इज अ गुड सेक्शन। क्या कहता है सर 111, एक काम करता हूं मैं आपको मेरे नोट से पढ़ा देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। कहाँ गया भैया, आयो रे मारो रंगीलो मेहमान। बाप रे, इतने नोट्स बना लिए ना, क्या बताऊं मैं तुमको। सारे चैप्टर के सर, सारे चैप्टर के, ये रहा। चलो भैया मेरी बात सुनो। सर ये बहुत यूनिक सेक्शन है, सेक्शन 111 जो है, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी मेरे को नहीं मिला एक बार में तो अपन, मैं आपको नोट से ही पढ़ा दूंगा। ये रहा सर सेक्शन 111, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या है सर, ये किस बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर के बारे में। प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। जो लोगों के पास ये नोट्स नहीं है, आप लोग नोट्स खुद से बना सकते हो अगर आप पॉज करके भी बनाना चाहे। पर क्या ऐसा दिखता है सर ब्रॉडली चार्ट, क्या कहता है सर 111 का नाम क्या है, सर्कुलर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर्कुलर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन में इमेजिन करना तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम बहुत बड़े शेयर होल्डर हो रिलायंस के, तुम दो में से कोई एक चीज करना चाह रहे हो। जनरल मीटिंग है सर, जनरल मीटिंग में 5 आइटम डिस्कस होने वाले,
तुम उसमें एक छठा आइटम डलवाना चाहते हो, छठा मतलब सिक्स आइटम डलवाना चाहते हो, या दूसरी चीज जो आप करना चाहते हो वो पांच आइटम में से किसी एक आइटम में आप अपना इनपुट्स देना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि भैया सुन ये बातें भी तो ऐड कर। तो अगर आप एज अ मेंबर ये छह में ये दो में से कोई एक चीज करना चाहते हो, पहला पांच आइटम में आप अपना छठा ऐड करना चाहते हो, या पांच आइटम में से किसी एक आइटम पे आप अपना भी एडवाइस देना चाहते हो, तो उस केस में ये पांच आइटम क्या है, पांच रेजोल्यूशन है, तो उस केस में मेंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर आएगा सेक्शन 100 के लिमिट के हिसाब से। सेक्शन 100 क्या हो गया, ईजीएम के लिए जो लोग रिक्वेजिशन देते हैं वही लोग ये वाली लिमिट के हिसाब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी को करना पड़ेगा क्या, कंपनी शैल, पहला केस क्या है, गिव नोटिस टू द मेंबर्स ऑफ रेजोल्यूशन इंटेंडेड टू बी मूव्ड। अगर आपके पांच रेजोल्यूशन थे, आपने एक और रेजोल्यूशन ऐड करवाया, तो इस एक रेजोल्यूशन का नोटिस कंपनी अपने मेंबर्स को भेजेगी। या दूसरा, सर्कुलेट द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स टू बी डेल्ट विद एट दैट मीटिंग। पांच रेजोल्यूशन थे, उसमें से एक पे आपको कुछ और बातें बोलनी है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ना वो सर्कुलेट किया जाएगा। अगर आप एक मेंबर और सेक्शन 100 की लिमिट है, मतलब मान लो सर एक एक रेजोल्यूशन था जहां पे बोला गया रिलायंस में मुकेश अंबानी को, आनंद अंबानी, आकाश अंबानी और ईशा अंबानी को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उसमें तुम्हारा कोई स्टेटमेंट है, तो तुम स्टेटमेंट कंपनी को रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो ये सारे लोगों को सर्कुलेट करो। तो एक जगह नोटिस जाएगा कि भैया एक आइटम ऐड हो गया, और दूसरी तरफ क्या होगा, आपका स्टेटमेंट सर्कुलेट होगा। सर कंपनी इज बाउंड टू सर्कुलेट अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, पहला पैसा देना पड़ेगा और समय पे देना पड़ेगा। सर क्या लिखता है पहला, साइंड रिक्विजिशन इज डिपॉजिटेड एट द आरओ व्हेन, अगर आप बात करो फ्रेश रेजोल्यूशन की कि आपको एक नया रेजोल्यूशन ऐड करना है, एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग, 6 हफ्ते मतलब सर 7 दिन के हिसाब से ले लो, 40-45 दिन होते हैं, तो आपको कम से कम 6 हफ्ते पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नोटिस देना पड़ेगा, अगर आप नए रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो। पर अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट सर्कुलेट करने की बात कर रहे हो ना, तो आप मीटिंग के 2 हफ्ते पहले भी दोगे तो चल जाएगा। सर देखो, पांच में से अगर आपको एक छठा आइटम ऐड करवाना है, तो ये छठे आइटम के लिए तो आपको 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। पर अगर ये पांच में से किसी एक आइटम पे आपको कुछ स्टेटमेंट देना है, तो आपको सर्कुलेट करवाने के लिए कम से कम 2 हफ्ते पहले देना पड़ेगा, और आपको फीस भी देनी पड़ेगी जो रीजनेबल है। वो फीस डिपॉजिट करोगे और समय पे ही रिक्विजिशन दोगे, तभी जाकर के कंपनी बाउंड होगी ये नोटिस देने के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए। आप मेरी बात सुने क्या, पर सर आप पांच में से कोई एक पांच में से किसी एक रेजोल्यूशन पे आपको स्टेटमेंट देना था, पर अगर क्या प्रूव हुआ सर कि अगर किसी बंदे ने जाके, किसी एग्रीव पर्सन ने जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दिया दैट यू आर अब्यूजिंग योर राइट्स टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, आप गलत काम के लिए अपने राइट्स को अब्यूज कर रहे हो, इफ यू आर अब्यूजिंग योर राइट्स टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर्स, मतलब तुम अपने हक को यूज करके किसी को बदनाम कर रहे हो, जबरदस्ती का राखी सावन बन रहे हो, तो लॉ ने बोला भैया उस केस में आपको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं है, उस केस में आपका जो स्टेटमेंट है वो सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, अब एक बात ध्यान से सुनना, सर आपको बोला गया कि मीटिंग के कम से कम 6 हफ्ते पहले क्या कर देना, नोटिस का रिक्वेस्ट आ जाना चाहिए, मतलब पांच आइटम में तेरे को एक आइटम ऐड करवाना था, तो कम से कम 6 हफ्ते पहले बता देना। हुआ क्या सर, अगर एक बार जब रिक्वेस्ट आया, एक बार जब नोटिस आया, उसके तुरंत बाद अगर एजीएम बुला दिया गया, तुरंत बाद एजीएम बुला दिया गया और 6 हफ्ते का डेडलाइन मिस नहीं हुआ, मतलब सर आपने तो नोटिस भेज दिया, आपने तो नोटिस भेजा, पर आपके नोटिस भेजते के 6 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते के अंदर अंदर क्या हो गया, आपका एनुअल जनरल मीटिंग बुला दिया बोर्ड ने। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि एजीएम और इसके बीच में 6 हफ्ते का गैप नहीं रहा, तो लॉ ने बोला भैया सुन, अगर नोटिस आने के बाद तुम एजीएम बुला रहे हो ना, तो तुमको इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है सर, आफ्टर द कॉपी ऑफ रिक्विजिशन इज गिवन, after copy of requisition to give notice is deposited with the company, AGM has been called within 6 weeks after deposit, then deem that such requisition is properly deposited. 6 हफ्ते का टाइमलाइन मीट नहीं हुआ, पर फिर भी आपका रिक्विजिशन प्रॉपर है ये माना जाएगा, डिफॉल्ट कर दिया तो 25,000 का पेनल्टी लगेगा। सर देखो रिवीजन है बहुत, थोड़ा कैची सेक्शन है, बहुत थोड़ा अनोइंग है, हम लोग क्लास में भी लास्ट में करते हैं, पर एक बार समझ लो मेरी बात सुनो, दो ही चीजें कर रहा हूँ सर, पांच में से या तो एक रेजोल्यूशन ऐड कर रहा हूँ, या किसी एक रेजोल्यूशन पे एक अपना ज्ञान दे रहा हूँ, अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब पांच में जब एक रेजोल्यूशन ऐड कर रहा हूं ना, तो मेरे को मीटिंग के 6 हफ्ते पहले कम से कम कंपनी को बताना पड़ेगा, और पांच में एक ही रेजोल्यूशन पे मैं अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो मीटिंग के कम से कम 2 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा। अगर मैंने ये समय के अंदर बताया और फीस जमा कर दी, तो कंपनी बाउंड हो जाएगा नोटिस में सर्कुलेट करने की, नोटिस भेजने की और स्टेटमेंट में सर्कुलेट करने की। पर अगर स्टेटमेंट की बात करूं और तुम कुछ अगर ऐसा चीज कर रहे हो विच इज अब्यूजिंग योर पावर टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी, wherein you are abusing your rights to secure needless publicity for defamatory matter, ये लैंग्वेज याद कर लो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना। सर ऐसा सिमिलर एप्लीकेशन कब जाता था पता है, जब सेक्शन 140 में ऑडिटर रिमूव होता है,
तो 140 में ऑडिटर रिमूव होता है, तो ऑडिटर के रिमूव होने पे आप इस तरह का नोटिस एनसीएलटी को भेजते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद सर आप भेजोगे। लेकिन सुनो, अगर आपका नोटिस आ गया, जब आपका स्टेट, आपका जो रिक्विजिशन आना चाहिए था 6 हफ्ते के अंदर, वो आ गया, पर उसके बाद आप 6 हफ्ते से कम समय में अगर एजीएम बुला लेते हो तो उसको वैलिड रिक्विजिशन माना जाएगा, डिफॉल्ट हो गया तो फीस दे देना। समझे क्या सर? समझा क्या तुमको यहां तक? भैया इतनी मेहनत लग रही है, आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। मैं आपसे ये हमेशा कहता हूं और मैं हमेशा कहता रहूंगा, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन विच इज कंटिन्यूअसली कीपिंग मी गोइंग फॉर द लास्ट 1.5 hour एंड फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर मेरे को बता देना। आपको समझ आ रहा है क्या? इज इट वर्थ द एफर्ट? मतलब आपको कितना मजा आ रहा है, क्या सीखने मिला क्या नहीं, वो कमेंट पे जरूर बताना। और फिंगर क्रॉस नहीं चलेगा, बता दे रहा हूं। हे भगवान, जो भी बच्चा इस वीडियो को लाइक कर दे, प्लीज भगवान उसको मेरे तरफ से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में जितना भी उसको आता होगा उससे 1 नंबर ज्यादा दे देना भगवान प्लीज। आपको तो पता ही है 1 नंबर की कितनी कीमत है। मैं तो देखो आंख बंद करके कितने दिल से दुआ करता हूं। चलो सर मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा सर मैंने? मैंने ये कहा, ये 111 था जो छोटा सा फालतू सा सेक्शन था, खत्म हो गया। 112 और 113 बहुत इजी, आगे ये सेक्शन बहुत छोटे छोटे। सर 112 ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 112 क्या कहते हैं? कोई भी अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी, सॉरी, 112 बात करते हैं सीजी और एसजी के बारे में। सर सीजी का रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट, एसजी का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर। अब सर ये लोग चाहे तो मीटिंग में खुद जाने की जगह किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, पर ये रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी नहीं होता, ये मेंबर होता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर। इसका हर वो अधिकार होता है जो मेंबर का होता है। मतलब सर ये पोल पे भी वोट करेगा, ये शो ऑफ हैंड्स पे भी वोट करेगा। और तो और सुनो, ये रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहे ना तो ये अपना एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे वो अधिकार है जो मेंबर का अधिकार है। सर क्या इसको गिना जाएगा जब आप कोरम काउंट करोगे? इसको गिना जाएगा क्या? कोरम में इसको बिल्कुल गिना जाएगा। प्रॉक्सी को नहीं गिनते, पर इनको मेंबर ही माना जाता है तो इनको गिना जाएगा। सेम सर बॉडी कॉर्पोरेट के, बॉडी कॉर्पोरेट के सर 2 मीटिंग्स होते हैं, एक तो शेयर होल्डर के, एक क्रेडिटर्स के मीटिंग होते हैं। दोनों भी मीटिंग में ना बॉडी कॉर्पोरेट एक रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये आपका प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। इट विल बी डीम्ड एज अ मेंबर और अ क्रेडिटर, और ये वोट भी कर सकता है और इसको भी कोरम में काउंट किया जाएगा। सर क्या 2 बॉडी कॉर्पोरेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? हाँ सर, 2 बॉडी कॉर्पोरेट का एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यहाँ पे एक बार मेरे साथ काउंट कर लो। सर कोरम का क्वेश्चन है, एक कंपनी में 1200 मेंबर है और उसके उसमें बताओ कितने कोरम होने चाहिए? 1200 मेंबर में 15 लोग होने चाहिए मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, तब जाके कोरम होता है। और सर इनको गिनते जाओ। सर एबीसी शेयर होल्डर है ए लिमिटेड के, तो 3 हो गए कोरम में। डी एंड ई आर ज्वाइंट शेयर होल्डर को आप एक गिनते हो कोरम के लिए। एफ जी एच आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको आप काउंट नहीं करोगे। एक्स एंड वाई इज प्रॉक्सी, इनको काउंट नहीं करोगे। पी इज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट, एक काउंट कर लो। गवर्नर का एक काउंट कर लो। बॉडी कॉर्पोरेट का एक काउंट कर लो। एम जो है वो BC3 और BC4 दो अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है। यहां सबसे बड़ी बात है, इसको 2 काउंट करोगे, इसको आप 2 काउंट करोगे तो टोटल कितना आ गया? 3 4 5 6 7 8 9। सर 9 आपका क्या हो गया? कोरम आ गया। 9 आपका है, और कोरम के लिए कितने चाहिए होते हैं? 15। तो सर यहां पे आपका कोरम मीट नहीं होता है, मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न होगी नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। और अगर उस समय भी कोरम नहीं आया तो जितने लोग आए यही लोगों को कोरम मान लिया जाएगा, पर ये आपका कोरम हो गया। सर मेरी बात समझे क्या? तो सर अगर एओए में लिख देता, एओए में लिख देता कि भैया 8 मेंबर आएंगे तो कोरम हो जाएगा, तो क्या होता? 9 मेंबर आए, एओए में अगर लिख दिया होता कि 8 मेंबर आएंगे तो कोरम होगा, तो क्या होता? सर एओए कैन ओनली राइट फॉर अ लार्जर नंबर। अगर लॉ कहता है 15 तो एओए 20 25 30 लग सकता है, एओए स्मॉलर नंबर नहीं लिख सकता। तो ये एओए का जो पॉइंट है ना, ये रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इट विल बिकम वॉइड, इट विल बिकम वॉइड, और उस प्रोविजन की कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी। हाँ सर, उसके बाद आ जाओ बहुत छोटा सा सेक्शन, ओआर एसआर की बात करते हैं। सर ओआर क्या होता है? सर भाई 50% से ज्यादा नहीं सर, ओआर मतलब वेयर द वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट्स अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, ओआर शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड। सर इसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओआर कब पास होता है? जब आपका नोटिस भेजा आपने, और उसके बाद आपका वोट्स जो फेवर में कास्ट हुआ है वो अगर वोट्स अगेंस्ट से ज्यादा है तो उस केस में आपका ओआर पास हो गया। सर क्या कास्टिंग वोट को भी काउंट करोगे? ऑफ कोर्स सर, कास्टिंग वोट को भी काउंट करेंगे। समझे सर? सिमिलरली स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा रेजोल्यूशन जिसका इंटेंशन आपने अपने नोटिस में बताया है, नोटिस आपने ढंग से दे दिया है। सर एसआर का इंटेंशन नोटिस में बताना बहुत जरूरी होता है। ओआर जहां पे आपने कुछ नहीं बोला वहां पे ओआर, पर अगर एसआर है तो आपको इंटेंट बताना जरूरी होता है। और उसके बाद अगर जो आपका वोट्स इन फेवर है, इट एक्सीड्स वोट्स अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन बाई 3 टाइम्स, मतलब वोट्स इन फेवर जो है इट इज मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, तो आपका एसआर पास हो जाएगा। सर याद रखना, एग्जैक्ट 75% पे एसआर पास हो जाता है, पर एग्जैक्ट 50% पे ओआर पास नहीं होता है। ओआर के लिए मोर देन 50% लगता है, ये याद रखना। क्योंकि सर लिखा है वोट्स इन फेवर एक्सीड्स वोट्स अगेंस्ट,
किसके लिए? ओआर के लिए। पर वोट्स इन फेवर एक्सीड्स और मोर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट, ये किसके लिए लिखा है? ये एसआर के लिए लिखा है। तो मेरी बात ध्यान से याद रखना सर। उसके बाद मेरे को एक छोटा सा बात बताओ सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या आप मल्टीपल क्या आप मल्टीपल बिजनेस का रेजोल्यूशन एक साथ पास कर सकते हो? क्या आप मल्टीपल बिजनेस का रेजोल्यूशन एक साथ पास कर सकते हो? क्या मतलब सर? अगर मेरे पांच, एक दो तीन चार पांच बिजनेस थे, उसको मैंने बोला एक साथ डिसाइड करेंगे, कर सकते हो सर? देखो, आप जनरली आप कर सकते हो, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपकी कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है सर, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर जो आपका कहा गया सर, ये देखो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 162। जो सेक्शन 162 है वो कहता है कि भैया अगर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना, तो हर डायरेक्टर के लिए तेरे को अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो एक साथ मिला के रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। जब तक 162 में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो तू उनका रेजोल्यूशन अलग अलग रख, सेपरेट रेजोल्यूशन फॉर सेपरेट डायरेक्टर्स। पर उसके अलावा बाकी रेजोल्यूशन तो एक साथ मिला करके पास कर सकता है। सर क्या क्वेश्चन था? वेदर टू और मोर रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड टुगेदर at the same time? Sir, the answer is yes. There is nothing illegal with the same except in case of appointment of directors, because 162 requires one resolution for one director, और आप एक मल्टीपल डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं कर सकते। सर क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। सर क्या ऐसा है क्या ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ओआर लगेगा, स्पेशल बिजनेस के लिए एसआर लगेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, बच्चों जैसी बातें मत करना। लॉ में अलग अलग जगह लिखा है, जहां ओआर लगेगा जहां एसआर लगेगा, आपको वो देखना पड़ेगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? हाँ। और सर जब आप वोट्स इन फेवर और वोट्स और अगेंस्ट काउंट कर रहे हो ना, तो याद रखना, जो इनवैलिड वोट्स होते हैं या जो एब्सेंटीज होते हैं, उनको आप काउंट नहीं करोगे। सीधा सीधा देखना फेवर में कितना है, अगेंस्ट में कितना है। मतलब मान लो सर, अगर 100 मेंबर थे कंपनी के, 50 मेंबर मीटिंग में आए, 40 मेंबर ने वोट किया, जिसमें से 25 मेंबर ने फेवर में वोट किया, 10 मेंबर ने अगेंस्ट में वोट किया, और 5 मेंबर ने इनवैलिड वोट किया। 5 मेंबर का इनवैलिड वोट है, तो लॉ ने बोला, ओए सुन, ये जो 10 लोग नहीं आए, गए तेल लेने, ये जो 5 लोग गधे हैं, गए तेल लेने, तो काउंट का टोटल वोट कितना है? 35। 35 में से फेवर में वोट इतना है, अगेंस्ट में वोट इतना है, तू डिसाइड कर ले, ओआर तेरा पास हो गया, एसआर तेरा पास नहीं हुआ। ओआर तेरा पास हो गया, एसआर तेरा पास नहीं हुआ, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, स्पेशल नोटिस की बात करते हैं। स्पेशल नोटिस क्या है सर? स्पेशल नोटिस लॉ कहता है सेक्शन नंबर 115 में। सर 115 में लॉ क्या कहता है? स्पेशल नोटिस क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर स्पेशल नोटिस कहता है, अगर एक इंसान है वो अगर चाहे तो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। सर कंपनी को स्पेशल नोटिस देने का क्या रीजन है? सर लॉ में दो जगह लिखा है, एक सेक्शन 140 में, एक सेक्शन 169 में, जहां पे लिखा है कंपनी को स्पेशल नोटिस लगेगा। 140 कहता है ऑडिटर के रिमूवल के बारे में, 169 कहता है डायरेक्टर के रिमूवल के बारे में। तो कंपनी स्पेशल नोटिस देगी। स्पेशल नोटिस मतलब क्या सर? एक ऐसा इंसान जो क्या होल्ड करता है बताओ? अगर आपके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है, या 5 लाख रुपए का भी पेड अप शेयर कैपिटल है ना, तो उस केस में आप क्या दोगे? स्पेशल नोटिस दोगे। किसको? कंपनी को। सर आप स्पेशल नोटिस दोगे कंपनी को, और मेरी बात ध्यान से सुनना, कंपनी क्या करेगा? कंपनी जैसे ही स्पेशल नोटिस दोगे, तो मान लो आपने ऑडिटर के रिमूवल के लिए दिया, कंपनी क्या करेगा? वो स्पेशल नोटिस के बारे में अपने मेंबर्स को भी बताएगा, और साथ में दूसरे इंसान को भी इंटीमेट करेगा। अब सर मेरी बात ध्यान से सुनना, स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले दोगे? आप अपने जनरल मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले देना, पर 3 महीने से ज्यादा पहले मत देना। मतलब आप इस पीरियड के अंदर आप अपना नोटिस दोगे, इस पीरियड के आप अपना नोटिस दोगे 14 डेज पहले, पर 3 महीने से ज्यादा पहले मत देना। सर यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना करके भी समझाया है, दैट द मीटिंग जब है उसके 14 दिन पहले देना, और 3 महीने से ज्यादा पहले मत देना। इस समय में आपको नोटिस देना पड़ेगा। सर कंपनी को जैसे ही नोटिस मिलेगा, अपनी मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा 7 दिन के अंदर अंदर। और उसके साथ साथ अगर मेंबर्स को एक एक करके इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेगा सर? न्यूज़पेपर में छापेगा, इंग्लिश या वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, कम से कम 7 दिन पहले। सर यहाँ पे जितने भी डेट्स मैंने आपको बताए, 7 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, 3 महीना हो गया, ऑल ऑफ देम। ओके गाइस, परफेक्ट, चलो। चलो गाइस शुरू करते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने आप लोगों से? मैंने ये कहा कि आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझा रहा था ये सेक्शन नंबर के बारे में, जो 1145 है, जो किसके बारे में बात करता है? आपके स्पेशल नोटिस के बारे में बात करता है। दो सेक्शन है अभी तक जहां पे स्पेशल नोटिस मैंडेटरी कर दिया गया है। एक है आपका सेक्शन 140, एक है आपका सेक्शन 169। ये दो सेक्शन में आपके लिए एक स्पेशल नोटिस मैंडेटरी कर दिया गया है। सर ये जितने भी दिन यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे दिन क्लियर डेज है, पर इन्होंने क्लियर डेज क्लियरली लिखा नहीं है, पर ये सारे क्लियर डेज है। उसके बाद मैंने 116 भी समझा दिया आपको। 116 में मैंने आपको ये समझाया कि सर अगर आपका मान लो 1 अगस्त को मीटिंग हुआ था,
मीटिंग में कोरम नहीं आने की वजह से मीटिंग एडजर्न हो गया, और मीटिंग कब हो गया, 8 अगस्त को हो गया। अगर आपका 8 अगस्त को मीटिंग होता है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो उस केस में जो 8 अगस्त को ओआर पास हुआ, वो कब पास हुआ माना जाएगा सर? 8 अगस्त को जो ओआर पास हुआ, आपको पता है एडजर्न मीटिंग इज मियरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग। जो आपका ओरिजिनल मीटिंग होता है उसका कंटिन्यूएशन होता है, पर उसको 8 अगस्त को नहीं माना जाएगा, उसको 1 अगस्त को नहीं माना जाएगा सर, उसको 8 अगस्त को ही पास्ट माना जाएगा। मतलब अ रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ट when it is in fact passed and not on any earlier date। उसको कोई पुराने डेट पे नहीं पास माना जाएगा, जिस दिन एक्चुअल में पास हुआ उसी दिन माना जाएगा। सर ये हो गया 116। सर 117 बहुत बेसिक सा प्रोविजन है, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, पर 117 आपको ये कहता है आपके जितने भी रेजोल्यूशंस होते हैं, जितने भी अग्रीमेंट्स होते हैं, रेजोल्यूशन में आपके जो बोर्ड रेजोल्यूशन हो गए, स्पेशल रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, सब, और आपका जो उसके अलावा जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, और उसके अलावा जितने भी अग्रीमेंट होते हैं एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह के साथ, या कोई भी चीज हो रही है, ये सारी चीज आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करोगे सर? आप आरओसी को फाइल करोगे। किसको फाइल करोगे? आरओसी को एमजीटी 14 के अंदर, 30 डेज के अंदर। सर आप ये एमजीटी 14 का एक रेफरेंस कहां आया था बताऊं आपको? बहुत बचपन में रेफरेंस आया था सर, जब आप सेक्शन 5 पढ़ रहे थे, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वाला पॉइंट था, जहां पे तीन चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। पहला, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या? वेर इन ऑल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स रिक्वायर अ प्रोसीजर विच इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन एसआर। फिर दूसरा मैंने बोला था डालोगे कब, अबे मतलब प्रोविजन कब डालोगे? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और लेटर ऑन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। और तीसरा मैंने बोला था आपको एक नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को, अगर आप एक न्यू कंपनी हो तो आप स्पाइस फॉर्म में देना, पर अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो तो एमजीटी 14 में देना, क्योंकि एमजीटी 14 ये कहता है कि कोई भी आप रेजोल्यूशन पास करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पे एमजीटी 14 में 30 डेज के अंदर इन्फॉर्म करो। और उसके बाद मैंने क्या कहा सर, अगर उसके बाद अगर आप फेलियर हो जाता है आपका, तो आपको ये पेनल्टी लगेगी। सर आप ये पेनल्टी पढ़ लेना, पर ये रेजोल्यूशंस इतने याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये रेजोल्यूशंस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, पर ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे रेजोल्यूशंस जो है वो आरओसी के पास फाइल होते हैं। आपके जितने के जितने सारे रेजोल्यूशन है वो आरओसी के पास फाइल होते हैं। ये एक बेसिक सा सेक्शन है सर। उसके बाद आ जाओ 118, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। इस पे क्वेश्चन कम आए इसका मतलब ये नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस कम है, वैसे दो क्वेश्चन तो मेरे को दिख ही रहा है पर इंपॉर्टेंट है सर। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सेक्शन 118 पढ़ेंगे तो आपको ये तीन बातों को अपने दिल पे डालना है। एक हो गया आपका मिनट्स प्रिपेयर होगा, मिनट साइन होगा, और मिनट रखा जाएगा। तीन वर्ड है, प्रिपेयर्ड, साइंड एंड केप्ट। प्रिपेयर्ड मतलब बनाओ, साइन मतलब सिग्नेचर मारो, रखो उसको। सर आप क्या करोगे? आप अपना मिनट्स बनाओगे। एक सेकंड में देखता हूं अगर मैं आपको इसको नोट से पढ़वाना चाहूं तो। हाँ जी सर, ये रहा। चलो सर, नोट से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कीवर्ड्स पे बहुत फोकस आ जाएगा अपना। मेरी बात ध्यान से सुनना, मिनट्स आपको बनाने पड़ेंगे मीटिंग के। क्या कहा है सर सेक्शन 118? सर मिनट्स विल बी प्रिपेयर्ड, साइंड, केप्ट इन द मिनट बुक। मिनट्स आपको मिनट बुक में रखना पड़ेगा। तो आप बनाओगे सर आपके कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग के 30 डेज के अंदर। जनरल मीटिंग के केस में, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर का भी हो सकता है, क्रेडिटर का भी हो सकता है, बोर्ड मीटिंग का, या कोई भी रेजोल्यूशन अगर पोस्टल बैलेट के अंदर पास हुआ तो उसको 30 डेज के अंदर आपको उसका मिनट्स बनाना पड़ेगा। सर मिनट्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, इट इज बेसिकली अ फेयर एंड करेक्ट समरी। जब आप प्रिपरेशन की बात करो, इट इज नथिंग बट अ फेयर एंड करेक्ट समरी। और सर जब आप बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बना रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, जब आप बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बना रहे हो तो आपको कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनका नाम लिखना, और अगर रेजोल्यूशन पास हो गया तो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स कौन थे उनका नाम लिखना। सर ये सर बोर्ड मीटिंग में क्यों है? अरे शेयर होल्डर की मीटिंग में कहां नाम लिख सकते हो हर एक शेयर होल्डर का? तो ये सर बोर्ड मीटिंग है, कितने डायरेक्टर प्रेजेंट है उनका नाम लिखना, और अगर कोई डायरेक्टर्स जो है अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो डिसेंटिंग डायरेक्टर्स का नाम लिख देना। सर उसके बाद आगे मेरी बात सुनो, कैन अ चेयरपर्सन बी रिमूव्ड, कैन अ चेयरपर्सन बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिनट्स। सर क्या चेयरपर्सन किसी किसी बात को रिमूव कर सकता है? सर मान लो एक सीएस है, सीएस बैठ के मिनट्स बना रहे हैं, मिनट्स में उसने देखा दो जनरल मीटिंग का है, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग लड़ रहे, लड़ते लड़ते उसने बोला अरे तू ऐसा मत बोल, मैं ना तेरा, ऐसा करके उसने कुछ बोला। ये लिखे जा रहा है भाई, लिखे जा रहा है, अच्छी अच्छी बातें तो लिखे जा रहा है, गाली लिखे जा रहा है, गाली को भी लिखे जा रहा है। और सीएस अचानक से पूछता है, अरे अरे सर वो क्या गाली दी है, फिर से एक बार देना सर, मेरे को लिखना है, वो क्या बोले, क्या हाँ ओके ओके। अबे ये क्या चीज लिख रहा है भाई तू मिनट्स में? इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तेरे को मिनट्स में अच्छी चीजें लिखनी है। अब चेयरपर्सन आके बोलेगा कि हटा दे तो हटाना पड़ेगा। सर चेयरपर्सन ना डीआईडी को हटा सकते हैं। डीआईडी क्या है? पहला, अगर डिफेमेटरी मैटर है कोई। दूसरा सर, अगर इररिलेवेंट या इमटेरियल मैटर है, जो बात आप लिखे हो वो इररिलेवेंट है। या तीसरा, डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। किसी को डिफेम कर रहे हो, इररिलेवेंट है या डेट्रीमेंटल है, तो ये तीनों में से कोई भी चीज हो, जो चेयरपर्सन आपको रिमूव कर सकता है। क्या कर सकता है सर? चेयरपर्सन आपको रिमूव कर सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना राजा। उसके बाद मैंने क्या कहा,
चेयरपर्सन आपके मिनट्स में से वो बात को रिमूव कर सकता है, उसके पास एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है, मतलब उसकी मर्जी निकालना है, उसकी मर्जी रखना है, पर वो डीआईडी होना चाहिए, डिफेमेटरी, इररिलेवेंट या फिर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सर उसके बाद मैंने क्या कहा, मिनट्स जो होते हैं ना वो एविडेंस ऑफ प्रोसीडिंग होते हैं। अगर मिनट्स में लिखा है रेजोल्यूशन पास हुआ तो हुआ, मिनट्स में लिखा है कि भैया इतने लोग आए थे तो इतने लोग आए थे, भाई ने बोला कुछ हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन अगर क्या इंपॉर्टेंट है सर, अगर आपने मिनट्स को कॉन्ट्रावेन किया तो कंपनी को 25,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000 लगेगा। और सुनो, अगर तुमने मिनट्स के साथ टैंपरिंग किया, मतलब एक बार बन जाने के बाद बाद में तुमने चेंज किया, तो 2 साल तक जेल भेज देंगे। एंड फाइन तो देखो सर, 25,000 से 1 लाख का फाइन लगेगा, 2 साल जेल जाओगे, 1 लाख तक का फाइन भी लग जाएगा। अब मिनट्स के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं सर। मिनट्स के लिए आपको मिनट्स बुक रखने पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा? मिनट्स बुक रखना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट मिनट बुक्स टू बी मेंटेन, शेयर होल्डर के लिए अलग, शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग के लिए अलग, क्रेडिटर के लिए अलग, बोर्ड मीटिंग के लिए अलग। सर यूं समझ लो ये आपका मिनट्स बुक है। इस बुक के अंदर आप क्या करोगे, अलग अलग पेजेस में आप क्या करोगे, अलग अलग मिनट्स डालोगे। मतलब मान लो ये आपका जनरल मीटिंग का बुक है शेयर होल्डर का, तो उसमें पहला जनरल मीटिंग, दूसरा जनरल मीटिंग, ईजीएम एजीएम सारी चीजें इस तरीके से आएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप पोस्टल बैलेट की बात करो, पोस्टल बैलेट कब रिकॉर्ड करोगे सर? उसको आप उस जनरल मीटिंग में रिकॉर्ड करोगे जिस जनरल मीटिंग में डीम्ड पास है। जिस जनरल मीटिंग में वो पोस्टल बैलेट पास हुआ माना जाएगा, उस पोस्टल उसमें आप रिकॉर्ड करोगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, पोस्टल बैलेट में आपको 3 चीजें इंक्लूड करनी है। पहला, रेजोल्यूशन प्रपोज, रिजल्ट्स ऑफ द वोटिंग एंड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, रेजोल्यूशन प्रपोज, रिजल्ट ऑफ द वोटिंग एंड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो हो गया सर इतनी सारी प्रिपरेशन की बात, कि मिनट्स बना लेना, कुछ हटा देना, बोर्ड मीटिंग में ये डाल देना, पोस्टल बैलेट में ये डाल देना, ये सारी चीजें। पर दोस्तों अब जो आपने मिनट्स बनाया है उसको आप क्या करोगे, इनिशियल करोगे या साइन करोगे? देखो शुरू के जितने भी पेजेस है ना, शुरू के जितने भी पेजेस है उनको आप इनिशियल कर लो या साइन कर लो। इनिशियल मतलब छोटा, स्मॉल सिग्नेचर। पर सर स्मॉल मतलब छोटा नहीं रहे, मतलब एसएस लिख दिया, इनिशियल हो गया। पर दोस्तों आपका जो लास्ट पेज है ना, उसमें आप डेट भी डालोगे, लास्ट पेज में आप डेट भी डालोगे, और डेट डालने के बाद आप उसको प्रॉपर्ली साइन भी करोगे। अब दोस्तों साइन कौन करेगा ये देखो सर, बोर्ड मीटिंग का अलग, जनरल मीटिंग का अलग, पोस्टल बैलेट का अलग। बोर्ड मीटिंग की अगर बात करें तो उस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, वरना अगले बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, उस बोर्ड मीटिंग का या अगले बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन साइन करेगा। पर अगर जनरल मीटिंग की बात करें तो इस जनरल मीटिंग का चेयरमैन, पर अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं कर पा रहे तो आप अगले जनरल मीटिंग तक नहीं जाओगे, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल दोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को ऑथराइज करेगा और वो साइन कर देगा। मतलब अगर जनरल मीटिंग का चेयरमैन 30 दिन के अंदर साइन नहीं कर पा रहा है डेथ या डिसेबिलिटी के कारण, तो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को ऑथराइज करेगा और वो साइन करेगा। और बात करें पोस्टल बैलेट की, तो पोस्टल बैलेट में आपके बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन 30 दिन के अंदर साइन करता है, पर अगर वो ना कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को ऑथराइज करते हैं और वो साइन कर देता है। मतलब आप अगर पोस्टल बैलेट देखोगे ना, तो पोस्टल बैलेट ने पहला पॉइंट इधर से चुराया, इधर से पहला पॉइंट चुराया और इधर से दूसरा पॉइंट चुराया, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन मिला के पोस्टल बैलेट बना। सर इमेजिन इतना सा करो, बोर्ड मीटिंग में उस बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन या अगले बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, जनरल मीटिंग में उस जनरल मीटिंग का चेयरमैन या अगले जनरल मीटिंग का नहीं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा, वो साइन करेगा। और अगर पोस्टल बैलेट की बात करें तो चेयरमैन, बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन, या फिर वो नहीं कर पा रहे तो 30 दिन के अंदर जिसको ऑथराइज करेगा वो साइन करेगा। सर ये हो गया आपके सिग्नेचर के बारे में। और लास्ट में मैंने कहा प्रिजर्व, आप बोर्ड ऑफ मिनट्स बुक को प्रिजर्व करोगे। कब तक प्रिजर्व करोगे सर? आप परमानेंटली प्रिजर्व करोगे उसको, आप उनको क्या करोगे, परमानेंटली प्रिजर्व करोगे। पर सर रखोगे कहां पे, आप उनको रखोगे कहां पे? सर जनरल मीटिंग का तो आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखोगे, उसके अलावा कहीं नहीं ले जा सकते। पर बोर्ड मीटिंग का मिनट्स है ना, तो इंडिया में कहीं पे भी रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन रखेगा सर इसको? या तो सीएस या कोई भी इंसान जो ऑथराइज्ड है वो उसको अपने कस्टडी में रखेगा। ये हो गया सर आपका 118 का बेसिक प्रोविजन। बहुत सिंपल है सर, आप 3 कीवर्ड्स पे आपको खेलना है। एक कीवर्ड हो गया आपका प्रिपेयर, एक हो गया साइन और एक हो गया केप्ट। प्रिपेयर की बात कर लेते हैं। प्रिपेयर में वापस से बता देता हूं आपको, आपको सारे लोगों का मिनट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। दोस्तों उसमें मैंने ये कहा, बोर्ड मीटिंग का अगर मिनट्स है तो कौन से डायरेक्टर आए हैं और डिसेंडिंग डायरेक्टर्स कौन है, उन लोगों का नाम बता देना। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप पोस्टल बैलेट की बात करो तो पोस्टल बैलेट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, वो भी बातें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं रिमूवल की। सर रिमूवल में मैंने कहा 3 चीजें रिमूव कर सकते हो। डीआईडी कौन रिमूव कर सकते हैं? चेयरमैन। डीआईडी में क्या है? डिफेमेटरी अगर है, आई में क्या है? इररिलेवेंट इममटीरियल है, या फिर डी में क्या है? आपका डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, कंपनी के हित में नहीं है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से सर आपका पूरा प्रोविजन दिया हुआ है, आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो। मैंने सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए इंक्लूडिंग पेनल्टी। पेनल्टी में याद रखना, टैंपरिंग कर रहे हो तो 2 साल का जेल और साथ में 25,000 से 1 लाख की पेनल्टी। और उसके अलावा मिनट साइन कौन करेगा, कहां रखोगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अरे सर आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बोलो हाँ कि नहीं राजा, यस और नो? हाँ जी, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा मैंने इसके बाद? मैंने ये कहा, क्या कहा मैंने सर? इसके बाद मैंने ये कहा इंस्पेक्शन की बात करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द बोर्ड मीटिंग मिनट्स ऑफ द बुक। सर इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक इन द जनरल मीटिंग, कोई अगर आकर के देखना चाहता है, बोलता है मेरे को दिखाओ सर अपना मिनट्स बुक,
जरा दिखाना अपना। तो सर आप दिखाओगे कैसे? को सर इंस्पेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग के मिनट्स की, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट नहीं हो सकते। जनरल मीटिंग के हो सकते हैं, पोस्टल बैलेट का रेजोल्यूशन हो सकता है। वो कहां पे इंस्पेक्ट होगा सर? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा रहता है, वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो। सर कौन करेगा? अगर मेंबर करना चाहे तो मेंबर कर सकता है विदाउट एनी चार्ज ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, मतलब आप बिजनेस आवर्स के दौरान आना। और अगर कंपनी चाहे तो बिजनेस आवर्स को कम कर सकती है, पर 2 घंटे से कम मत करना। ऐसा नहीं कि 11:58 से लेके 11:12 तक आप आ सकते हो। ये जैसे अपना आईआरसीटीसी वाला करता है, 11:40 से लेके 12:20 तक आपका ऐप नहीं चलेगा। अरे छोड़ना सर, यहाँ पे आप इतना कम नहीं कर सकते, आपको 2 घंटा मिनिमम देना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद सर अगर कोई और इंसान अगर चाहे, कोई और अगर इंसान चाहे तो मिनट्स की कॉपी भी मांग सकता है 7 दिन के अंदर अंदर। आप आके भी इंस्पेक्ट कर सकते हो या कॉपी भी मंगवा सकते हो, लेकिन 7 वर्किंग डे में मिलेगा। आपको फीस देना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है राजा कि अगर आप एक मेंबर हो और आप सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो ऐसे मिनट्स का जो पिछले 3 साल के अंदर हेल्ड हुआ है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सर कंडीशन क्या क्या है? मेंबर होना जरूरी है, दूसरा आप पिछले 3 साल का मांग रहे हो और सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हो, तब जाके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वरना आपको भी पैसा देना पड़ेगा। सर अगर आपको इंस्पेक्शन मना कर दिया गया तो पेनल्टी लगेगा कंपनी पे 25,000, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 5,000। और अगर आपको मना कर दिया इंस्पेक्शन के लिए या फिर कॉपी नहीं मिली आपको, तो आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। और ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या करेगा? ट्राइब्यूनल विल ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन, कि जा भाई तू तुरंत देख क्या, तेरे को अभी बहुत जरूरत है, तू तुरंत देख क्या। या फिर बोलेगा सर कि ये जो, या फिर कंपनी ने आपको कॉपी नहीं भेजी थी तो कंपनी को फोर्थविथ कॉपी भेजने के लिए बोला जाएगा। सर देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप दो तरीके से इंस्पेक्ट कर सकते हो, या तो जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो या आप मिनट्स मंगवा सकते हो। अगर आपको इंस्पेक्ट करने नहीं दिया तो ट्राइब्यूनल बोलेगा इसको इंस्पेक्ट करने दो। और अगर तुमने मंगवाया तुमको नहीं मिला तो कंपनी को बोला जाएगा तुरंत भेज भाई इसको, इसको जरूरत है, और आपको ये चीजें जो है मिल जाएगी। सर आप मेरी बात समझे क्या? बहुत बेसिक सा प्रोविजन है। मिनट्स के इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन की बात करते हैं, मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में इंस्पेक्शन मिल जाता है और मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाती है अगर पिछले 3 साल का है तो। ठीक है, समझे? सर क्या यहाँ पे इन्होंने लिखा है कोई और पर्सन भी इंस्पेक्ट कर सकता है? यहाँ पे किसी और पर्सन के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। आप यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स को ही राइट दे रहे हो, ये इंस्पेक्शन का राइट आप सिर्फ मेंबर्स को दे रहे हो। सर अगर मेंबर अपने फ्रेंड को ऑथराइज करे, तो यहाँ पे लिखा है मेंबर के अपने फ्रेंड को ऑथराइज कर सकता है। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि मैंने बोल दिया जा रमेश जी ले अपनी जिंदगी, जा तू देख के आ जा, तेरे को नहीं मिलता होगा। देख लो, मतलब तू कंपनी में कोई शेयर होल्डर नहीं है ना, तो तेरी जब कंपनी नहीं है तो तेरे को कहां से मिलेगा? तो हमने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। तो भैया तुम इस तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते, यहाँ पे तुम अपने दोस्त को ऑथराइज नहीं कर सकते, जो तेरा है वो मेरा नहीं है। यहाँ पे मेरी बात सुनो सर, आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन नंबर 20 क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स मेंटेन करने की। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक मैंडेटरी नहीं किया है, कुछ कंपनीज को कहा है, जिनमें से आते हैं लिस्टेड कंपनी या वो कंपनी जिनके 1000 या 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर है। उनको बोला बुक्स तुम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, बस इतना ही याद करना है, बाकी छोड़ के आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन भी नहीं आया है, बस इतना ही याद रखना, इनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है, इनके लिए भी मैंडेटरी नहीं है। द वर्ड रिटर्न में, तो वो तो करना होता तो वैसे भी कर लेते ना, लिस्टेड कंपनी और 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर है तो। अब उसके बाद सर मेरी बात सुनो, 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम वेरी इंपॉर्टेंट। सर जब भी आपका एजीएम खत्म होता है ना, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, और किसी के लिए भी नहीं है। जब भी आपका एजीएम खत्म होता है ना, उसके 30 डेज के अंदर एक MGT 15 फाइल करना पड़ेगा आपको। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। सर जैसे घर में बड़ी शादी होती है, घर में बड़ी शादी होने के बाद अगले दिन मम्मी क्या करती है? मम्मी कॉल लगाती है मौसी को, या मम्मी कॉल लगाती है किसी को और पूरा कहानी बताती है। वैसे ही आरोसी कौन है? अपने पड़ोस वाली आंटी। तो जैसे ही एजीएम खत्म हुआ, बड़ा इवेंट था भाई, उसके 30 दिन के अंदर आरोसी को बता देना क्या क्या हुआ इवेंट में। 15 MGT 15 में आप बताओगे। सर अगर आपने नहीं बताया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, ये तो आप देख लेना, पर बताओगे क्या क्या? सर सुनो, ये जो आप रिपोर्ट ऑन एजीएम दे रहे हो, दिस इज इन एडिशन टू मिनट्स। मिनट्स तो आप दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ आप ये रिपोर्ट दोगे। ये रिपोर्ट का सिग्नेचर होना चाहिए। मतलब शादी में क्या हुआ वो मम्मी बताएगी, उसकी रिलायबिलिटी अलग है। शादी में क्या हुआ वहां का एक स्टाफ बताएगा, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। साइन कौन करेगा सर? ये रिपोर्ट साइन करेगा चेयरमैन एंड कंपनी सेक्रेटरी। और अगर आपका चेयरमैन साइन नहीं कर रहे तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। तो चेयरमैन साइन करेगा और उसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। पर अगर चेयरमैन नहीं है तो दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। मतलब सर ये दो सिग्नेचर होंगे, ये सिग्नेचर 1 सिग्नेचर 2, या चेयरमैन साइन करेगा या सीएस साइन करेगा। सीएस का तो मैंडेटरी है, पर चेयरमैन अगर साइन नहीं कर पा रहे तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, जिसमें से एक एमडी होगा। सर आप मेरी बात समझे क्या? हाँ जी। उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें आप बोल्ड एमसीक्यू बताओगे। बोल्ड एमसीक्यू क्या है सर? ध्यान से सुनना। ए सर आपको क्या बताना पड़ेगा? आप बताना मीटिंग एडजर्न हुई थी क्या? फी कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए थे? ओ सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एल लॉ का कंप्लायंस हुआ क्या? सारे कंप्लायंसेस हुए क्या?
टी, सर आप अपना सारा डिटेल दो, मीटिंग कब थी, क्या थी, कैसे हुआ। उसके बाद एम, सर आपको बताना पड़ेगा आपके मेंबर्स कितने अटेंड किए थे। सी, चेयरमैन कौन था और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट के बारे में बताओ। और क्यू, कोरम के बारे में बताओ। सर ये सारी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। अब बोल्ड एमसीक्यू, ए, एडजर्न हुआ था क्या, बी, बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट हुआ, ओ, आपको अदर चीजें, एल, लॉ का कंप्लायंस, डी, आपको बताना पड़ेगा पूरे मीटिंग का डिटेल्स, एम, आपका मिनट्स ऑफ द मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं क्या एजीएम, कितने मेंबर्स अटेंड किए, सी, चेयरमैन चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट हुआ, और क्यू, कोरम ऑफ द मीटिंग के बारे में बताना पड़ेगा। सर 122 ओपीसी के बारे में वो आप पढ़ लेना, 122 आप ओपीसी के बारे में पढ़ लेना, और नीचे एक पेनल्टी है वो आप पढ़ लेना। वापस अब आ जाओ सर आप लोग सेक्शन नंबर 88 पे। अब आ जाओ राजा आप लोग सेक्शन नंबर 88 पे, बस हम लोग ये वाला रिवीजन खत्म कर ही रहे हैं। अब आ जाओ सर आप लोग सेक्शन नंबर 88 पे। सर मेरे को लगता है काफी टाइम लग जाएगा सेक्शन 88 से लेकर के, मैंने ये पूरा रिवीजन करवाया हुआ है। एक काम करूंगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको यूट्यूब का लिंक रहेगा जहां पे आपको ये जो सेक्शन 88 से लेकर के 95 तक है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी लिंक नहीं मिलेगा आपको, ये 2 घंटे बाद मिल जाएगा। पर ये लिंक अनलिस्टेड लिंक रहेगा, आप वहां पे जाके 88 से 95 का पूरा रिवीजन एकदम शॉर्ट टाइम में कर सकते हो। बहुत छोटा सा है सर, बहुत बड़ी बात नहीं, 15 से 20 मिनट का रहेगा। बट आई थिंक उससे आपका पूरा रिवीजन होकर के ये पूरा का पूरा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर मैं वो रिवीजन करवाने की जगह मैं आपको 2 मिनट लेकर के आपको कुछ बातें बता देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए, जिसको आप यूं समझ लो आपका डेली डोज ऑफ मोटिवेशन है ये। पर आप लोग ये जो आगे के 88 से 95 है ये जरूर देख लेना, क्योंकि इस पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पर मेरे वो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं आपको वो यूट्यूब में लिंक दे दूंगा, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सर देखो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को ना आप पढ़ते हो, जब पहली बार पढ़े थे हमने ये चैप्टर को 20 घंटे में पढ़ा हो, उस 20 घंटे के चैप्टर को आज आप मेरे साथ 2 घंटे में रिवाइज कर रहे हो, इसके बाद घर पे जाके आपको 3 से 4 घंटा अपना खुद का देना पड़ेगा। जब आप ये 3 से 4 घंटा दे दोगे तो 6 घंटे में आपका ये पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। पर इतने में नहीं रुकना है आपको, इसके साथ साथ आपको इसका क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना है। आप एक दफा इसका पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे ना, मैक्सिमम आपको 1.5 घंटे लगेंगे। अब जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना राजा, पायल अग्रवाल कह रही है सर बता एमसीक्यू, एक बार एमसीक्यू बता दीजिए ना प्लीज। एमसीक्यू राजा सारे क्वेश्चन से आ सकते हैं, एमसीक्यू अपन ने क्लास में किए हैं, और एमसीक्यू का पूरे पूरे चैप्टर सारे चैप्टर्स का एक एमसीक्यू आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। पर क्लास में अपन ने एमसीक्यू कर लिया, ठीक है। सर अमेंडमेंट आया है क्या इसमें, बहुत छोटा सा ना के बराबर अमेंडमेंट आया है जो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपका अमेंडमेंट का एक छोटा सा अलग से वीडियो बनाऊंगा। ना के बराबर अमेंडमेंट आया है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने आप लोगों से, मैंने आप लोगों से कहा कि अभी आपका जो समय है, द लास्ट फ्यू डेज दैट यू हैव इन योर हैंड बिफोर योर एग्जाम्स, if you make sure that you are giving your best, if you are able to spend 12 to 14 hours in your day। सर लोग मेरे को बच्चे कितने बेसिक सवाल पूछते हैं, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, दिन में कैसे रिवीजन करना है, क्या करना है। आपको क्या लगता है हर बच्चा जो सीए इंटर का एग्जाम लिखने जाता है, क्या उसके साथ एक मेंटर होता है, मतलब उसके साथ एक उसके ऊपर किसी का हाथ होता है जो घड़ी घड़ी उसको छोटी छोटी बातें बता रहा होता है। नहीं सर, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। क्या मैं दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैंने रैंक होल्डर से बात किया है, AIR 2, आई रिमेम्बर रम्या टू, उनका मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है, AIR 2, जिससे मैंने बात करी थी, उन्होंने बोला वो दिन में 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ते थे, दो दो घंटा करके। और ऐसे भी रैंक होल्डर्स होते हैं जो होते थे कि आई यूज टू स्टिक टू वन सब्जेक्ट। तो देर इज नो ऐसा पुख्ता जवाब नहीं है कि ये करोगे तो ये सही है। आपको वो चीजें करनी है जिसमें आपकी एफिशिएंसी आती है। बहुत सारे बच्चे जो है ना रैंडमली बिना प्लान के आगे बढ़े जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब मैं अपने प्रिपरेशन लीव पे घर पे बैठा था ना, फर्स्ट डे आई स्पेंट हाफ मोर देन हाफ ऑफ द डे जस्ट टू प्लान माई प्रिपरेशन लीव। वो कहते हैं ना जब किसी किसी पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने के लिए यू विल हैव टू शार्पन द एक्स, तो उसको शार्पन करने के लिए समय तो डालो। मैंने आई रिमेम्बर आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड यूज टू डू ग्रुप स्टडी, हम लोग एक ही घर पे रहते थे, हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के एक शेड्यूल बनाया था हर एक सब्जेक्ट का, कि अगले 45-30 दिन का हमको सिर्फ मिला था सर प्रिपरेशन लीव। 30 दिन में हम कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट कैसा पढ़ेंगे, कितने रिवीजन हो सकते हैं। अब हमको दिखा 30 दिन में हमारा सिर्फ 1.5 रिवीजन हो सकता है, 2 रिवीजन हो भी नहीं सकता। हमने बोला जाने दो, एक से एक और आधा रिवीजन करेंगे, क्योंकि जितना समय है उसमें हम अपना बेस्ट करेंगे, बाकी तो रो करके क्या ही मिलने वाला है। मैं रोता रहूं, मेरे इंस्टीट्यूट ने 3 महीने पहले नहीं खत्म किया, बाकी जगह तो 3 महीने पहले हो गया, अब उसका क्या फायदा।
जो चीजें बीत गई उसका क्या फायदा, आगे जो है उस पर ध्यान दो ना। तो हमने पूरा प्लानर बनाया और इतना डिटेल्ड प्लानर बनाया कि हमने सारी छोटी से छोटी चीज रखी। बच्चे क्या करते हैं, लॉ का रिवीजन कितनी देर में करूंगा, लॉ का रिवीजन 25 घंटे। अरे 25 घंटे कहां से आए, हमने सर आधा दिन इसलिए लगाया था क्योंकि एक एक चैप्टर खोला, एक एक सब्जेक्ट का चैप्टर देखा, नंबर ऑफ पेजेस देखे, नोट्स में कितना है, कितने क्वेश्चन है सब देखे, और लगा यार ये ना एक 4 घंटे में हो जाएगा। तब जब तुम प्लानिंग कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग। तब तुम अपने टारगेट्स, इट इज वेरी लाइकली दैट देन यू विल अचीव योर टारगेट्स। बट जब आप हवे में प्लान बनाते हो ना कि यार हम 4 घंटे, तो तुम लोग टारगेट्स मिस करोगे, तुम वो टारगेट्स पे तुम भरोसा नहीं करोगे, फिर तुम बोलोगे हाँ यार ये तो मैंने कैजुअली ही बनाया था। ठीक है। सो माई पॉइंट टू यू इज, नाउ फॉर वट एवर डेज it is left, you have to make sure that number one, you don't move ahead without a plan. आज अगर आप रैंडमली टैक्स की क्लासेस देख रहे हो और आपको ये नहीं पता मैं कल क्या करूंगी, या मेरे को ये नहीं पता मैं टैक्स का क्लास खत्म कब तक करूंगा, मेरा ग्रुप वन का क्लासेस कब तक खत्म होगा, मेरा सिलेबस क्या होगा, ये अगर आपके पास ओवरऑल प्लान नहीं है ना, तो आपका डेली मोटिवेशन ही नहीं आएगा। पर जब आप ये प्लान पीस ऑफ पेपर में बना के देखोगे ना, आपको समझ आएगा नहीं यार मेरे पास टाइम इतना भी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। शायद मैं कम कर रहा हूं ऑलरेडी, मतलब मान लो मैं बोथ ग्रुप नहीं एक ग्रुप दे रहा हूं, वो एक ग्रुप के भी शायद मेरे पास समय नहीं बचे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो डू मेक श्योर एंड आई हैव, और ऐसा होता है, मैंने 10 बार बोला है, लोग 10 बार नहीं मानते। क्यों? वो उनकी फितरत होती है। पर बच्चे जो मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं भैया, प्लानर एकांत में बैठ के एक रिटर्न प्लानर बना लो और अपने आप में कंट्रोल दे दो कि अगर कोई चीज मैंने पेपर पे लिख दी है ना, तो वो पेपर मेरा मालिक हो गया। अगर मैंने पेपर पे लिख दिया कल सुबह मैं 7 बजे उठूंगा, तो वो मेरा मालिक है, मालिक मेरे को ऑर्डर दे रहा है 7 बजे उठना, मैं उसका नौकर हूं, मैं उठूंगा, बिकॉज दैट पीस ऑफ पेपर इज ड्राइविंग। और सर ये तो आपको भी पता है, आज रात को सोने के पहले कल का दिन बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा पढ़ूंगा, ये सोचना बहुत आसान होता है। कल जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे बात होती है ना, तब तेल निकल जाता है। पर अगर तुमने अपना कंट्रोल ये ले लिया कि भाई मैं उतना ही सोचूंगा जितना मैं कर सकता हूं, और मैं पेपर पे लिख दूंगा, और एक बार मैंने पेपर पे लिख दिया, वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, तब जाके यू विल सी दैट यू आर पुटिंग 2 times मोर एफर्ट देन यू शुड। एंड आई विल टेल यू वन लास्ट थिंग, वंस यू एंटर द एग्जाम हॉल, सर जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो ना, तब आपको पता रहता है आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपने पेपर देखा भी नहीं है। आपकी मेहनत आपको बता देती है दैट आई हैव डन जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू नेल इट। बात यह 50 आएगी, 55 आएगी, 70 आएगा, 80 आएगा, बात इसकी हो रही है, पास या फेल की बात नहीं रहेगी। अगर आप अपने दिल को यह बोल सको कि तूने तो पूरी मेहनत कर ली, तूने कामचोरी नहीं करी, तो हमको वो स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहां हम कामचोरी बंद करके सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रही पढ़ाई फिर भी घिसपेट के पढ़ रहे हैं। आज जब ये रिवीजन शुरू हुआ था, आज तुम मानो, आज मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं भाई, आई वॉन्टेड टू टेक सम रिविजन सम अदर डे और आई ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्ड। तो मैंने सोचा छोड़ दे शुभम, आधे में छोड़ दे। मैंने अपने आप को कैसे खींचा पता है, बस एक सेक्शन और, बस एक सेक्शन और, बस एक सेक्शन और। तुमको पता चला ये चीज, तुमको पता भी क्यों चलेगा, मेरे को खुद को नहीं पता चला, मैं खुद को बना रहा था भाई कि एक सेक्शन और, एक सेक्शन और, मेरे को ये मन में पता था कि मैं एक सेक्शन करते करते आखिरी तक जाऊंगा। तो ये था कि नहीं पढ़ने का, नहीं पढ़ाने का मन होता है, पर जब नहीं पढ़ाने का मन कर रहा है तब तुम पढ़ा रहे हो, तब तुम मेहनत कर रहे हो। वैसे ही तुम्हारा जब नहीं पढ़ने का मन है, तब तुम पढ़ रहे हो, तब तुम मेहनत कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई, अरे पढ़ाने का मन कर रहा था, मजा आ गया, पढ़ाते जा रहे हैं, मेहनत का है इसमें। तुम्हारा पढ़ने का मन हो रहा है, आज सुबह बहुत फ्रेश लग रहा था, 3 घंटे पढ़ लिया, मेहनत का है। मेहनत तो वो है जब रात को थक जाओगे और आपको नींद बोलेगा सो जा भाई, पर समय बोलेगा यार आज तो 8 ही घंटे किया है, बस चल 3 घंटा और पढ़। वो जब 3 घंटा पढ़ोगे ना, वो मेहनत है, वो मेहनत कर लेना। रिजल्ट विल नेवर डिसअपॉइंट यू, ट्रस्ट मी। इफ यू डू नॉट डिसअपॉइंट द हार्ड वर्क, रिजल्ट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। ठीक है। चलो गाइस, बिफोर यू डिजायर योर रिजल्ट्स, आई ऑलवेज से दिस, बिफोर यू डिजायर, डू मेक श्योर दैट यू डिजर्व। सो आई ऑलवेज से दिस, डिजर्व बिफोर यू डिजायर। ठीक है। पहले हम काबिल बनेंगे, तब हमको सारी मंजिल मिल जाएगी। चलो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, कैसा रहा मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। एंड फॉर योर सेक एंड फॉर माय सेक, लेट मी नो इन द कमेंट। अपने लिए लिख के जाना, आई विल गिव माय 200% इन दिस अटेम्प्ट, और देना जरूर। ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के जाना। मैं से अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।